हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपके लिए मेंस बूस्टअप प्रोग्राम की शुरुआत की है। अपने इस मेंस बूस्टअप प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि सबसे पहले हम आपको एथिक्स के सारे सेगमेंट कवर करा दें और एथिक्स के सारे सेगमेंट कवर होने के बाद, क्योंकि काफ़ी छोटा टॉपिक होते हैं ये सारे, उसके बाद हम अपने जीएस के फिर अलग अलग खंडों की शुरुआत करेंगे। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मेंस बूस्टअप प्रोग्राम 2022 विद श्री आईएएस के प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने एक पूरा टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया था कि किस टॉपिक को कब हमें खत्म करना है और कैसे हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम को वेस्ट करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ें और हम ये देखें कि एथिक्स की क्लास के संदर्भ में आज हम किस टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे और आगे हम किस किस तरीके से अपने टॉपिक को कवर कराएंगे। ठीक है, एथिक्स का ये सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस होता है एथिक्स का, ज़्यादा इसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं होता है। एथिक्स में सामान्य तौर पर वैसे तो 3 शब्द आपको मिलेंगे, एक एथिक्स, एक इंटीग्रिटी और एक एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड यहाँ पे शामिल नहीं होता है, बट जब भी हम एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें एटीट्यूड पढ़ना ही होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी सफलता को श्योर कराने में केवल एप्टीट्यूड की भूमिका नहीं होती है, बल्कि एटीट्यूड की भी भूमिका होती है। तो आज हम सबसे पहले अपनी क्लास में एटीट्यूड को कवर कराएंगे, उसके बाद हम आपको एप्टीट्यूड को कवर कराएंगे और फिर उसके बाद जो वैल्यू सिस्टम है या जो प्रोबेबिलिटी है, उन सारी टॉपिक्स को कवर कराते हुए फिर फिलोसफर्स को कवर कराएंगे। तो हमने अभी तक जो जो आपको कवर कराया है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देते हैं, ताकि आप में से किसी व्यक्ति को ये ना लगे कि आज आप जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या पहली बार पढ़ रहे हैं या आप पहली बार इसे सुन रहे हैं। और एक बात और बता दें कि जो आज हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, आपका एटीट्यूड, उसका पीछे के किसी भी टॉपिक से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अर्थात अगर आज आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि एटीट्यूड की जो पृष्ठभूमि थी थोड़ी सी, वो हमने अपने प्रोमो वीडियो जो एथिक्स का आया है, जब आप एथिक्स की यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, कैसे जाना है वो आप इससे पहले एक प्रोमो वीडियो जो है उसको देख लेना। आज ही सुबह हमने अपनी प्लेलिस्ट में भेजा है, वहां पे जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोमो वीडियो आपको आया था, तो आज आप इस प्रोमो वीडियो को देख लेना, यहाँ पे आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, खैर हम इससे आगे अपनी बात को ले चलते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो एटीट्यूड का टॉपिक है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका पीछे से कोई संबंध नहीं है, आगे से इसका संबंध है। आगे जो भी छोटे छोटे टॉपिक हम पढ़ेंगे, चाहे वो वैल्यू को पढ़ें चाहे एप्टीट्यूड को पढ़ें, उनसे ये रिलेट होगा। तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही क्यों आवश्यक है वो भी थोड़ी देर बाद बताएंगे। इससे पहले हम आपको सिलेबस जो है इसको बता दें। ठीक है, आमतौर पर माना जाता है कि एथिक्स से संबंधित मार्केट में 3 से 4 बुक हैं, लेकिन जब आप इस यूपीएससी के इस सिलेबस की लाइन को देख लेंगे तो एक बात समझ जाएंगे कि एथिक्स किताब में पढ़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे देखने के नजरिए पे आधारित है। और ये हर टाइम, हर काल में और हर एक सोसाइटी में अलग अलग हो जाती है। इसीलिए इसके लिए कोई एक बुक रिकमेंड करना, कोई एक फिलोसफर बताना, कोई एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट बताना, ये अपने आप में एक तरीके से घाटा है, या कहीं अपने आप में एक तरीके से किसी न किसी व्यक्ति के साथ में विरोधाभास की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले इस सिलेबस को जब आप पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है कि ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में, यानी कि पब्लिक लाइफ में, नॉट प्राइवेट लाइफ, आप पर्सनल लाइफ में कितने बड़े गुंडे हैं, कितनी बड़ी गुंडी हैं, कितने बड़े दुष्ट हैं, कितने बड़े बेवकूफ टाइप के इंसान हैं, कोई मतलब नहीं है। बट पब्लिक लाइफ में आप कैसे हैं, उसमें भी आप कैसे सत्यनिष्ठ हैं, कैसे आप ईमानदार हैं, कैसी आपकी एटीट्यूड है, अभिवृत्तियां हैं, उस समाज को देखने का आपका क्या नजरिया है, उस देखते हुए नजरिए के साथ आपका क्या बिहेवियर पैटर्न है, इस चीज से संबंधित है आपकी एथिक्स। ठीक है, तो इस एथिक्स को हमें कुछ ऐसे ही पढ़ना होता है। बात आती है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो जितने ये कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर फिर सॉल्व होती है हमारी केस स्टडी।
99% लोग कहते हैं कि उनको केस स्टडी नहीं आती। केस स्टडी तब आपको आएगी जब आपका पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब जो आपके बेसिक टॉपिक हैं वो क्लियर होंगे। तो वो बेसिक टॉपिक कौन कौन से हैं? बेसिक टॉपिक में पहला है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहज संबंध। इसमें हमने कुछ चीजों को बेसिक रूप से कवर कराया है, बाकी जो चीजें आएंगी वो हमारी एप्टीट्यूड, वैल्यूज और प्रोबेबिलिटी के बाद आएंगे, तो इसलिए तब ये टॉपिक हम आपको कवर करा देंगे। दूसरा जो इसमें टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो टॉपिक है आपका अभिवृत्ति का। आज हम इसी टॉपिक को काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में और काफी अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अभिवृत्ति का मतलब क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी वृत्ति क्या है, इसके विचार क्या है, आचरण पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके क्या संबंध है, पॉलिटिकल रूप से और एथिकल रूप से, सोसाइटी रूप से इसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। लेकिन हमने ये सोचा है कि इसको जो हम कवर कराएंगे आज, इसको हम 2 पार्ट में कवर कराएंगे। 2 पार्ट का मतलब क्या है? 2 पार्ट का मतलब ये है कि पहले पार्ट में अभिवृत्ति से संबंधित, अभिवृत्ति में बार बार बोल रहा हूं, इंग्लिश में इसको एटीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में इसको मनोवृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड जो है इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले तो बेसिक आपके साथ एक पूरी बाउंड्री लाइन बना देंगे, पूरा सब कुछ एक एक चीज कवर करा देंगे कि क्या होती है, विशेषताएं क्या हैं, इसकी धारणाएं क्या हैं, इसका अन्य चीजों से संबंध क्या है, चाहे वैल्यू से संबंध हो, चाहे एप्टीट्यूड से संबंध हो, चाहे ओपिनियन से संबंध हो, या पॉलिटिकल अफेयर से संबंध हो, या आनुवंशिक कारकों की बात हो, या फिर सीखने वाली प्रोसेस की बात हो, ये सब कवर करा देंगे। उसके बाद इसके इंपैक्ट को कराएंगे, क्योंकि इंपैक्ट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी कि इन सबका सार है हमारा इंपैक्ट, और वास्तव में वही प्रैक्टिकल लाइफ में हमें सीखना होता है, ठीक है। तो उसको अगले पार्ट में कवर कराएंगे। वैल्यू का जो पार्ट आएगा, इसके बाद हमारा एप्टीट्यूड के बाद फिर वैल्यू को हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। और बाकी जो आपका आता है इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको ऑलरेडी हमने आपको कवर करा दिया है, तो इसलिए इसमें आपको हताश नहीं होना है। इसका वीडियो आपका आ चुका है पार्ट 1 मेंस बूस्टर का, तो आप वहां पे इस चीज को देख लेना, ठीक है। एप्टीट्यूड का टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यूज, एप्टीट्यूड दोनों साथ में है, तो इसको भी हम कवर कराएंगे। बाकी आपका फिर बचता है हमारा कौन सा 5वां टॉपिक कि नैतिक विचारक। इसके संदर्भ में हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया था कि भारत के पढ़ेंगे तो इनको 2 पार्ट में, एंशिएंट विचारक कौन से हैं और मॉडर्न विचारक कौन से हैं। वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो इसमें भी एंशिएंट और मॉडर्न कौन से हैं। एंशिएंट ऑलरेडी हमने कुछ बहुत पढ़ लिए हैं, रूसो, कांट, हॉब्स, लॉक, हीगल, ठीक है, और अरस्तु, सोक्रेटिस, इन सबको हमने पढ़ लिया, प्लेटो वगैरह। लेकिन फिर भी हम आपको एक अलग वे में उनको पढ़ाएंगे, उनकी प्रासंगिकता को लेकर पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो मॉडर्न थिंकर्स हैं उनको पढ़ा देंगे। मॉडर्न थिंकर्स में वैसे आज 1-2 थिंकर्स मैं आपको कवर ही करा दूंगा, जैसे स्टीफन कॉवी को मैं कवर करा दूंगा, जेफ केलर को मैं आपको कवर करा दूंगा, इन लोगों को आज मैं कवर करा दूंगा। बाकी जो और 2-3 होंगे उनको भी मैं बाद में वहां पे कवर कर दूंगा, ठीक है। वैल्यू क्या है, ये ऑलरेडी हमारा टॉपिक है, उसको हम कवर ही कराएंगे। इसके बाद बाकी आपका यहाँ पे बचता है लास्ट टॉपिक ईमानदारी, इसे भी हम कवर कराएंगे, ठीक है। ईमानदारी का मतलब यहाँ पे जो भी आएंगे टॉपिक, जैसे सिटीजन चार्टर क्या है, आचार संहिता क्या है, सूचना का राइट क्या है, वैसे ये तो गवर्नेंस का पार्ट है, लेकिन हम इस गवर्नेंस के पार्ट को यहाँ पे भी ले आएंगे ताकि आपको वहां गवर्नेंस ना पढ़नी पड़े GS2 के पेपर में। तो मोटे तौर पर आप समझ गए जितना मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा इससे विस्तृत जो जानकारी है वो प्रोमो वीडियो में देख लेना, वहां पे मैंने बताया है कि किस टॉपिक का मतलब क्या है, किस टॉपिक को क्यों रखा गया, उसका पर्पस क्या है, कौन सा टॉपिक किस विषय से संबद्ध है, मतलब कौन फिलॉसफी से है, कौन सोशलॉजी से है, कौन साइकोलॉजी से है, कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, ये बेसिक बातें मैंने वहां बता दी। जब आप वो 7 टॉपिक पढ़ लेते हैं पूरे के पूरे, तो उन्हीं 7 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको फिर केस स्टडी करनी होती है, और तब केस स्टडी नॉर्मल केस स्टडी से आपकी काफी उच्च कोटि की बन जाती है। अभी मैंने देखा है कि अधिकांश बच्चे केस स्टडी मेरे पास भेजते हैं, बट मैं उनकी चेक नहीं करता। क्यों नहीं चेक करता? क्योंकि नॉर्मल तौर पे वो किताबी कीड़े वाली केस स्टडी करते हैं। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि IAS की तैयारी कराने वाले, एथिक्स को पढ़ाने वाले,
महामानव जो हैं वो लोग केस स्टडी कराते हैं, बट उसमें थिंकर्स का नाम, उसमें आइडियोलॉजिकल अप्रोच, उसमें आपका बिहेवियर पैटर्न उसको नहीं बताते, वो अपना बताते हैं। लेकिन हम आपको क्या करके बताएंगे कि जब भी आप कोई केस स्टडी सॉल्व करें उसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और हमारा जो ट्रेंड है पढ़ाने का, जो हमारा तरीका है वो ये है कि एथिक्स पढ़ना नहीं है, एथिक्स को अपने जीवन में उतारना है। और इतना उतार लेना है कि जब आप कोई आंसर राइटिंग करें तो उस आंसर राइटिंग की बूंद बूंद में आपका व्यक्तित्व झलके, और आप जितना ज्यादा अपना व्यक्तित्व झलकाएंगे आपके अंकों में उतनी बढ़ोतरी मिलेगी। गारंटीड मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने पूरे के पूरे एथिक्स के पेपर में अपने व्यक्तित्व को प्रेजेंट कर दिया तो आप 210 भी ला सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने अपने व्यक्तित्व को छिपाने की कोशिश की तो आप 140 के अंदर ही सिमट जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि एथिक्स के पेपर में आप अपने व्यक्तित्व को कितना प्रेजेंट करते हैं। बट प्रेजेंट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, अपने आप को सुधारना होता है, जो आपकी जीवन की छोटी छोटी नैतिक भूलें हैं उनको दूर करना होता है और अपने व्यक्तित्व को काफी बेहतरीन बनाना होता है। ठीक है, तो जब आप वो सारी चीजें कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और परेशान होने की भी कोई दिक्कत आप में नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने व्यक्तित्व में उस हर एक अप्रोच को डेवलप करना है। तो आप डेवलप कैसे करेंगे वो आप हमारी जब ये क्लासेस कवर कर लेंगे, इन्हीं पे वर्क करना, धीरे धीरे अपने आप को चेंज में लाना। जो बेसिक गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो सामान्य मानव करते हैं वो गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इतनी बातें पृष्ठभूमि की आप समझ गए। अब हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है आपने देखा, इसका नाम है अभिवृत्ति। इसके 3 नाम हैं। इंग्लिश में इसको हम एटीट्यूड बुलाते हैं, हिंदी में इसको दूसरे व्यक्ति के रूप में मनोवृत्ति बुलाते हैं। ठीक है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति सेम टू सेम एक ही चीज है। इसके बाद आता है एक और आपका फीचर जिसको हम बोलते हैं अभिरुचि। ठीक है, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि अभिरुचि को डिटेल में हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक तौर पे बता दें, इंग्लिश में इसको कहते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, अर्थात एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, पी का बस अंतर होता है यहाँ पे, तो इसलिए इस पी के अंतर से बचना। कारण जब आप इंटरव्यू में होते हैं तो इंटरव्यू का पैनल आपसे अभिरुचि या अभिवृत्ति शब्द का उपयोग नहीं करता है, वो आपसे एप्टीट्यूड पूछता है कि आपका एप्टीट्यूड जो है वो कैसा है और कैसे डेवलप हुआ। तो अगर आपने एप्टीट्यूड की जगह आपके कानों ने अगर एटीट्यूड सुन लिया तो पूरा का पूरा इंटरव्यू ही बदल जाएगा। तो ऐसा मत करना, एप्टीट्यूड को सुनना, एटीट्यूड को सुनना और उसी के अकॉर्डिंग अपने उत्तर को देना। ठीक है, एप्टीट्यूड क्या होता है क्या नहीं होता है वो बेसिक चीजें हम अभी बीच में थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हम बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में और इसको हम 2 पार्ट में कवर कराएंगे। अभी पहला पार्ट, इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो अभिवृत्ति के बारे में जैसा मैंने कहा, इसको कहते हैं एटीट्यूड। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड के संदर्भ में विचारकों ने कई सारी पुस्तकें लिखी, कई सारी पुस्तकों में उन्होंने कई प्रकार के विचार दिए, लेकिन उन सबके विचार का एक अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि जो एटीट्यूड होता है ये व्यक्ति का सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव या फिर इसका नकारात्मक निगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जो एटीट्यूड है वो न केवल व्यक्ति के प्रति होता है या कहें व्यक्ति का किसी मानव के प्रति होता है, बल्कि किसी वस्तु के प्रति भी हो जाता है, किसी समूह के प्रति हो जाता है, किसी विचार को लेकर हो जाता है, किसी स्थिति को लेकर हो जाता है, किसी धर्म को लेकर हो जाता है। मतलब एटीट्यूड जो है वो एक वृहद संकल्पना के रूप में लोगों के समक्ष आती है। जैसे आप में से अधिकांश देवी या देवताओं को पिज्जा नहीं पसंद है, किसी को बर्गर नहीं पसंद है, किसी को घूमना नहीं पसंद है,
किसी को पानी में तैरना पसंद नहीं है, किसी को किसी मंदिर में जाकर बैठना पसंद नहीं है, किसी को पूजा करना पसंद नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना एक एटीट्यूड है। अब पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पिज्जा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसी चीज के लिए हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। जैसे कि आप में से अधिकांश बच्चों ने देखा होगा कि जब आप किसी विशेष धर्म का नाम लेते हैं तो आपके अंदर पहले से ही एक माइंडसेट बन जाता है कि वो धर्म निगेटिव है, उस धर्म में हिंसात्मक गतिविधियां सबसे ज्यादा हैं। लेकिन क्या हमें उस धर्म के प्रति, उसकी मान्यताओं के प्रति अपनी एक नकारात्मक अभिवृत्ति बनाना चाहिए? और बनाना चाहिए तो किस हद तक बनाना चाहिए? किसी जाति को लेकर हम अपने मन में जो एक धारणा बना लेते हैं, जो एक पहले से इमेज बना लेते हैं कि फला जाति का वो व्यक्ति, फला जाति में रहने वाला वो सज्जन या वो देवी ऐसी ही होगी या ऐसा ही होगा, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और अगर ऐसा हम करते हैं तो इंडिया के आइडिया पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन सोसाइटी पे? क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया की डाइवर्सिटी पे? क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ में? राज्य का मतलब देश, ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से आपको राज्य बता रहा हूं, तो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है देश, कंट्री, ठीक है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्कों के साथ? जैसे अभी आपने देखा होगा कि आज तक शेख हसीना जी ने ऐसा कोई भी कड़ा स्टेटमेंट इंडिया के लिए नहीं दिया, बट अभी दुर्गा पूजा को लेके जो हिंसात्मक गतिविधियां हुई, जो मंदिर में तोड़फोड़ हुई बांग्लादेश में, उसके बाद उन्होंने जो एक काफी तीव्र मतलब आक्रामक शब्दों से भरे अपने स्टेटमेंट को जारी किया कि अगर भारत में कुछ घटित होता है तो उसका इंपैक्ट बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिम के अलावा जो अन्य धर्म है उस पर जरूर पड़ेगा। तो वो एटीट्यूड सच में क्या एटीट्यूड सकारात्मक है, क्या वो निगेटिव है? और अगर निगेटिव है तो उस निगेटिव एटीट्यूड को हम कैसे दूर करेंगे? तो इन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी छोटी छोटी भूलें आज हो रही हैं, उन भूलों को कैसे दूर करते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं, ये टॉपिक उस चीज को भी बताएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इस टॉपिक की, वो ये, आप लोगों में से 99.99% जितने भी लोग हैं कभी ना कभी डिमोटिवेट होते हो। मैं खुद होता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई भगवान हूं, मुझे अभिवृत्ति आती है तो मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता हूं, जबरदस्त होता हूं। लेकिन उस जबरदस्त के बाद जो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो 10 गुना रहता है हमेशा। तो इसलिए निगेटिविटी मेरे को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे या मेरी नींद से पहले तक मेरे को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जहां मैं सो गया और सोने के बाद जब मैं 2 घंटे बाद उठा तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठता हूं। तो वो मैं कैसे डेवलप करता हूं, आपको कैसे डेवलप करना है? जीवन में इतनी असफलताएं मिलती हैं, उन असफलताओं के बाद भी अपने जीवन में कैसे सक्सेस का एटीट्यूड बनाए रखना है, ये भी आज आप इस टॉपिक में सीखेंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को अपने नाक, कान, मुंह, आंख सब खोल के सुने। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मुंह खोल देंगे तो मक्खी चली जाएगी, तब तो फिर मेरा का पूरा एटीट्यूड ही नेगेटिव हो जाएगा। तो मुंह बंद रखिए, ठीक है, मतलब बोलना नहीं है, लेकिन खुला रखिए, अपने सारी इंद्रियों को खोल कर रखिएगा, क्योंकि आज आप जो चीज ये पढ़ने वाले हैं इसमें हम बहुत कुछ आप अपने जीवन में जो नित्य देखते हैं, जितना भी जो कुछ देखते हैं, आपकी हर एक बात को देखना टच करते हुए आएगा। आपकी मम्मी से लगा के पापा तक की कहानी, आपके मोहल्ले के गांव की सहेलियों से लेके दोस्तों तक की कहानी, आपकी पब्लिक लाइफ से लेके प्राइवेट लाइफ तक की कहानी, हर एक चीज को हम यहाँ लिंक कर देंगे। तब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मास्टर ये बताओ तुमको कैसे पता कि हम ऐसे हैं? तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप इतने अच्छे हैं या इतने बुरे हैं, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि सामान्य तौर पे लोग ऐसे होते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से सुनना।
अब बात आती है इस टॉपिक को जब हम कवर कराएंगे तो इसमें हमने किन किन चीज को रेफरेंस के रूप में लिया है। रेफरेंस के रूप में हमने इसमें जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग उसको कंपाइल करेंगे। साथ ही स्टीफन कॉवी की 2 बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एंड 8 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इसको कवर करेंगे। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे एटीट्यूड से संबंधित जो बेसिक और बुक आती हैं उनको कवर करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता को कवर करेंगे, कुरान शरीफ को कवर करेंगे, बाइबिल को कवर करेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब को कवर करेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों को कवर करेंगे, राम और रावण को कवर करेंगे, महाभारत के कुछ कथानकों को कवर करेंगे और साथ ही आपकी पब्लिक लाइफ से संबंधित, इंडिया के करंट सिनेरियो से संबंधित, ठीक है, पास्ट में इंडिया के आइडिया को बिल्डअप करने वाले युग निर्माताओं से संबंधित या कितने भी जितने हमारे युग दृष्टा या युग प्रवर्तक रहे हैं, राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, इन सबको कवर करते हुए इस टॉपिक को एक बेहतरीन अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जो भी अभी तक पढ़ा होगा वो किताबी पढ़ा होगा, लेकिन आज आप जो पढ़ेंगे वो सब मौलिकता से परिपूर्ण होगा और यूपीएससी यही कहती है कि मौलिकता हो, क्योंकि जब मौलिकता होगी, किताबी कम होगा तो जीवन में भी मूल्य आएंगे और जीवन हमारा एक परिपक्व अवस्था की ओर गतिमान होगा और हमारे विचारों में वो स्पंदन होगा जिसके माध्यम से हम नए भारत को गढ़ सकेंगे और एक नए कर्मयोगी बनकर इस देश की सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज से संबंधित इतनी सारी बुक्स को कवर करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक पढ़ लें क्या, सर 7 हैबिट्स और 8 हैबिट्स पढ़ लें क्या? तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सब कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको नहीं पढ़ना। इसी का मतलब होता है मास्टर। मास्टर का पर्पस ये होता है कि वो 500 से 800 किताबों को एक साथ कंपाइल कर दे। आपने श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम आपको कवर करा देंगे। आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, हम आपको कवर करा देंगे। आप सोच रहे होंगे सर कुरान शरीफ को क्यों लोगे या गुरु ग्रंथ साहिब को क्यों लोगे? इसलिए लेंगे क्योंकि करंट में निहंग समुदाय के द्वारा जो घटनाएं घटित हुई, सिख समाज के द्वारा लाल किले की प्राचीर पे जो तिरंगा फहराया गया, ठीक है, सॉरी तिरंगा नहीं फहराया, अपना उन्होंने खालसा पंथ का जो झंडा फहराया और तिरंगे की जगह पे, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो बुरके को लेके या रमजान को लेके या हिंसात्मक गतिविधियों को लेके या मॉब लिंचिंग को लेके जो एक एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है, भारत के प्रति जो डर का माहौल बना हुआ है, इन सबको कवर कराएंगे ताकि जब भी आप करंट में पढ़ें तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे और एक बेहतरीन सिविल सेवक बन पाए, अपने अंदर की निगेटिविटी को दूर कर पाए। क्योंकि जो आपने इस्लाम पढ़ा होगा, कोई भी, अगर आप इस मुस्लिम हैं तो भी अगर आपने इस्लाम पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपने वो इस्लाम नहीं पढ़ा है जो मोहम्मद साहब ने कहा था या जो मैंने इस्लाम पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज में अच्छाइयां होती हैं, हर एक चीज में बुराइयां होती हैं और कुछ मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएं। आप में से किसी के व्यक्तिगत जीवन को इसलिए टच नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप लोग क्लास के बाद मेरे से लड़ोगे। ठीक है, तो इसलिए हम एक एक करके इन चीजों को कवर करते हैं और आप ध्यान से इन चीजों को सुनने का प्रयत्न करना। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि साहब एटीट्यूड वास्तव में होता क्या है? अगर इसकी परिभाषिक शब्दावली में हम जाएं तो एटीट्यूड का सामान्य सा मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी पर्सन या किसी विचार या किसी समूह के प्रति हमारा पॉजिटिव और निगेटिव देखने का जो नजरिया है वही वास्तव में हमारा एटीट्यूड होता है। अर्थात हम जब किसी चीज को देखते हैं इस पूरे भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, उस जगत को देखते हुए हमारी जो मन की दशा है, हमारी जो सोचने की प्रवृत्ति है, वो अगर सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उन दोनों के मिले हुए संयोग से हम उसको एटीट्यूड के रूप में डिफाइन करते हैं।
जब भी आपसे क्वेश्चन सामान्यता पूछे, हालांकि पूछेगा ही नहीं कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, तो आपको ऐसे नहीं बताना है कि हाँ हाँ ये परिभाषा होती है, क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं। लेकिन सामान्य तौर पे पता हो कि एटीट्यूड का सामान्य सा मतलब ये होता है कि किसी भी मानव, किसी भी समाज, किसी भी विचार, किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति हमारा जो देखने का नजरिया है वो एटीट्यूड कहलाता है। अब इस एटीट्यूड को लेकर कई प्रकार की धारणाएं बन गई। जैसे एक धारणा क्या बन गई कि अगर किसी, अब एक बात और बता दूं यहाँ पे, हो सकता है कुछ बच्चों का दिल भी टूट जाए, है ना, और थोड़ा सा उनके अंदर प्यार का या तो बीज भी उमड़ आएगा, है ना, और कुछ ये भी सोचने लगे हाँ सर ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। तो उन चीजों से थोड़ा ऊपर हटना, ठीक है, और एक मौलिक चिंतन के साथ तैयारी करना, क्योंकि मैं आपको थिंकिंग बेस्ड पढ़ाना चाहता हूं। तो क्योंकि रियल लाइफ के आपके एग्जांपल होंगे, तो इसलिए दिल पे मत ले लेना कोई बात कि मास्टर पगला गया है क्या, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में वही बातें जल्दी आएंगी। और नॉर्मल आप जिस लाइफ से बिलोंग कर रहे हैं, जो आपकी उम्र है 21 से 35 वर्ष के बीच की, उसमें ये चीजें होती रहती हैं, ठीक है। हालांकि होती तो अब बुढ़ों में भी हैं, बट इस लाइफ के लोगों के मध्य भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कई देवियां कहीं जा रही होती हैं, ठीक है, कई देवता तो उनको नाम नहीं लेंगे, उनको हम एक तरीके से बदतमीजों की परिभाषा की उच्च कोटि का बदतमीज उनको कहेंगे। वो क्या करते हैं, अगर कोई देवी जा रही है तो उसके ऊपर फूहड़ता कसते हैं, ठीक है। अब यार वो देख क्या गई, क्या गजब की लग रही, उनको लगता है ये उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी लड़की को देखने का नजरिया उनका ऐसा है। दूसरा, उसी के रिप्लाई में अगर कोई देवी कहती है ऐसे, अरे दुष्ट कहीं के, पागल कहीं के, तो क्या कहता है वो लड़का, बड़ा भाव खा रही है, बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है। ये जो बातें हैं, ये जो वार्तालाप है, इसको वो मूर्ख जन एटीट्यूड की श्रेणी में रखते हैं, जबकि एटीट्यूड ये नहीं होता है। इसको एक तरीके की बदतमीजी बोलते हैं, चाहे वो लड़की के प्रति हो या लड़के के प्रति हो। अगर लड़की ऐसे बिहेव कर रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को कॉल करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मैसेज करने की, ये एक तरीके का बदतमीजी है। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा, ये समझ के कि फिल्म में अगर हीरो किसी हीरोइन को छेड़ता है, वो चप्पल मारती है, फिर उसके बाद वो प्रपोज कर लेता है, वो प्यार में पूरा रिश्ता बदल जाता है, तो वो भी एक तरीके का बदतमीजी वाला एटीट्यूड है, क्योंकि वो रियल लाइफ से संबंध नहीं है। तो इस एटीट्यूड से जो भी मानो आप में से ग्रसित हो, इसको त्याग दें, और इसको त्यागने के बाद एक सकारात्मक भाव से ही बात किया करें। अगर किसी लड़के का आपके पास मैसेज आया है तो उसको अच्छे से रिप्लाई करें, उससे पूछें कि आपने मैसेज क्यों किया। अगर किसी देवी का आपके पास मैसेज आया है तो उससे पूछें कि उसने आपको मैसेज क्यों किया। उसके बाद अपनी भाषा को मर्यादित से फिर अमर्यादित की ओर ले जाएं। अब मर्यादित से अमर्यादित की मतलब, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, लड़के शुरू में तो गौ छाप बन के, मतलब गाय की तरह सीधे साधे बन के बात करने की शुरुआत करते हैं, और फिर गोबर बन के अपना रूप दिखा देते हैं, ठीक है। कई बार लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपसे बात करती हैं, और उसके बाद दुष्टता की प्राचीरता को क्रॉस करते हुए अपनी हाई लेवल की बदतमीजी को शो करती हैं। तब वहां पे आप मर्यादित और अमर्यादित की स्थिति में जा सकते हैं। लेकिन अगर शुरू में ही मैसेज आया है, तब अगर आप अपना बिहेवियर निगेटिव रखते हैं तो ये गलत बात है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस गंदी प्रवृत्ति वाले एटीट्यूड से आप सबके सब बचें, और सकारात्मक भाव से सामने वाले के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाएं। अगर एक व्यक्ति आपको बदतमीज मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन के हर पहलू में आपको बदतमीजी ही बदतमीज मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इन चीजों से बाहर निकलना है, ठीक। हालांकि हम इस टॉपिक पे भी आगे चल के बात करेंगे, बट अभी हम ये बात करेंगे कि जो एटीट्यूड का सामान्य मतलब होता है वो क्या होता है, और उसके संदर्भ में लोगों ने क्या क्या कहा। तो मैंने आपको एक परिभाषा बता दी एटीट्यूड को लेके। दूसरी बात यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि एटीट्यूड की जो धारणा है, इसके जन्म को लेकर अक्सर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि एंशियंट टाइम एरा से ही है,
कुछ लोग कहते हैं कि मानव जब इस धरती पर आया तब से ही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मानव में जब बुद्धि विकसित हुई तब उसमें डेवलप हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद मानव में डेवलपमेंट आया कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। लेकिन काफी रिसर्च के बाद, काफी अध्ययन के बाद ये पता चला कि जो एटीट्यूड होता है ये तब से हुआ जब से मानव सोचने लगा, उसके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी बिल्डअप हुई। जब वो सोचने लगा तो उसने क्या सोचा कि कच्चा मांस खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पका मांस खाते हैं। मतलब कच्चे मांस के प्रति उसने निगेटिव एटीट्यूड बना लिया और पके मांस के प्रति उसने पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया। धीरे धीरे वो जब और विकसित हुआ तो उसने क्या देखा कि अगर हम नंगे रहेंगे, बिना वस्त्र के रहेंगे, वस्त्र विहीन रहेंगे तो समाज में हमारी इज्जत कम हो जाएगी। मतलब प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट, निजता के अधिकार का कॉन्सेप्ट उसमें आने लगा और नंगे दिखने वाले व्यक्ति को वो नकारात्मक भाव से देखने लगा और पॉजिटिव उसको देखने लगा जो अच्छे कपड़े पहनने लगा। धीरे धीरे और डेवलपमेंट आया तो उसमें ये सोच हो गई कि अच्छा अगर आप ब्यूटी पार्लर से होके आए हो तो आप और अच्छे दिखोगे, सो लुकिंग स्मार्ट दिखोगे। तो ये भी एक अपना एटीट्यूड की अप्रोच है। मतलब एटीट्यूड जो शब्द है ये अपनी विकास की यात्रा में गतिमान है और आगे तक गतिमान रहेगा। अतः इसको हम एक किताब के संदर्भ में रखकर, एक समाज को संदर्भ में रखकर, एक देश काल को संदर्भ में रखकर डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए एटीट्यूड को पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी बुद्धि का फलक व्यापक हो, उसकी सोच मल्टी डायमेंशनल हो, उसकी सोच में कल्चरल डाइवर्सिटी हो, उसकी सोच में इंडिया का आइडिया हो, तभी वो एक नए भारत का निर्माण कर पाएगा। वरना अगर उसका एटीट्यूड है कि उसको मुर्गी नहीं खानी है, उसका एटीट्यूड है कि उसको बकरी नहीं खानी है, ठीक है, और सामने कोई बकरी खाता है, कोई मुर्गी खाता है तो उसको बंद ही करवा देगा। अगर उसका एटीट्यूड है कि हमें जितने भी पुराने स्थापत्य के मंदिर हैं या जितने भी पुराने स्थापत्य के स्मारक हैं उनके नाम बदल देना है, भाई मंदिर को बदलने के लिए बाबर आ गया और जो मस्जिद हैं या जो मकबरे हैं या जो स्मारक हैं उनको बदलने के लिए आधुनिक राजनीतिक विश्लेषक आ गए। तो ये एटीट्यूड ही है। मतलब पूरी की पूरी जिंदगी एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। इसीलिए जेफ केलर कहते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब जीवन के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक परिस्थिति में एटीट्यूड अंतर्निहित है। अतः आप एटीट्यूड से भाग नहीं सकते। एटीट्यूड आपकी लाइफ स्टाइल है। इसीलिए एटीट्यूड हमारे लिए पढ़ना आवश्यक होता है। समझ गए? एटीट्यूड के जो विचारक हैं मूलतया, उन्होंने जब परिभाषिक शब्दावली के रूप में इसे डिफाइन किया तो उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड, शुरुआती दौर में उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड जो होता है वो केवल और केवल इमोशनल, यानी कि उसका भावनात्मक जो पक्ष होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उससे डिफाइन होता है। बट समय दर समय लोगों ने इसमें चेंजेस किए और बोले कि केवल और केवल इमोशनल पक्ष ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उसके लिए संज्ञानात्मक पक्ष भी इंपॉर्टेंट होता है। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब यह होता है कि बिना विश्वास, बिना जानकारी के हम उस पर यकीन ना करें। अर्थात एक जानकारी का होना, एक सूचना का होना जो उसमें विश्वास को बिल्डअप करती है, तब हम जाके कहेंगे कि वो एटीट्यूड बनाती है। केवल और केवल उस पे हम ये सोच लें, हाँ भाई वो बाबा जी ना, उनकी कृपा से ये सारी चीजें हो जाती हैं, ये हमारे इमोशंस हो गए। जैसे आप देखेंगे कि जब आप इस्कॉन टेम्पल जाएंगे या किसी भी भागवत की कथा में जाएंगे, रामायण की कथा में जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, मक्का मदीना जाएंगे, तो वहां क्या है? वहां इमोशंस हावी हैं, सबसे ज्यादा इमोशंस। बट धीरे धीरे लोगों ने विश्वास की ओर भी बढ़े, विचार की ओर भी बढ़े,
उसकी जानकारी को खोजने का प्रयत्न किया कि आखिरकार मक्का जाए ही क्यों, आखिरकार इस्कान जाए ही क्यों, और अगर इस्कान हम जाते हैं तो वहां में मिलता क्या है। आपने देखा होगा इस्कान टेम्पल में जब लोग जाते हैं, भागवत पुराण में जाते हैं तो नाचने लगते हैं मस्त मगन होके। ये नाचना उनका इमोशंस है भगवान के प्रति, ये नाचना उनका संज्ञानात्मक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप मंदिर में अगर जाते हैं तो देखते ही मन करता है कि दंडवत प्रणाम करें, क्यों? क्योंकि इमोशंस है मंदिर से। लेकिन अगर आपको पता चल जाए अरे सीढ़ियों में मस्तक टेकने से कुछ नहीं होता है, और अगर आपको यह पता चल जाए कि साक्षात दंडवत प्रणाम करने से भगवान मिले या न मिले, लेकिन पूरे जीवन कभी आपको हड्डी रोग नहीं हो सकता, आपके जोड़ों में कभी दर्द नहीं हो सकता, आपकी रीढ़ की हड्डी कभी पूरे जीवन पेन नहीं करेगी, और लगभग आप 200 से भी ज्यादा जो रोगाणु हैं या जो बीमारियां हैं उनसे बच जाएंगे। क्योंकि साक्षात दंडवत करना मंदिर की सीढ़ियों में अपने आप में एक एक्सरसाइज है। इसीलिए प्राचीन काल के जितने ऋषि मुनि, जितने भी युग प्रवर्तक हुए, उनको कभी कोई हड्डी से संबंधित रोग नहीं हुआ, उनके कभी घुटने नहीं टूटे, कभी वो परेशान नहीं हुए। ये बात अलग है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिस कारण उनका जीवन थोड़ा सा बुढ़ापे की जब उम्र की ओर गया तो प्रभावित होने लगा। तो ये कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, अर्थात जानकारी हमें होती है तब हमारा जो एक विश्वास बनता है वो संज्ञानात्मक कहलाता है। बट धीरे धीरे चल के जब समाज विकसित होता गया, थिंकर्स विकसित होते गए, उन्होंने अपनी परिभाषा को और व्यापकता देने लगे और केवल भावनात्मक और संज्ञानात्मक पक्षों तक ही वो सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इसको बिहेव में भी उतारने का प्रयत्न किया। वो बोले कि ठीक है भाई, आपके किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी मकबरे के प्रति अगर इमोशंस हैं, आपको उस इमोशंस की जानकारी भी है, लेकिन जब आप सोसाइटी में आते हैं तो अपने तिलक को मस्तक से हटा देते हैं, अपनी पगड़ी को उतार देते हैं, यानी कि आप अपने एटीट्यूड के लिए इमोशंस और अपने संज्ञानात्मक पक्ष को एक कोने में रख के अपने व्यवहार को बदल देते हैं। तब भी क्या एटीट्यूड रह जाता है? तो आधुनिक थिंकर्स कहते हैं ना बाबूजी, तब हम वो एटीट्यूड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं निगेटिविटी को शो करता है कि आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस विचार को आप मानते हैं, उस विचार में व्यक्तिगत रूप से तो आप वैसे रहते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। जैसे सामान्य तौर पे मैं अगर आप में से किसी भी बच्चे से ये कहूं कि क्या आप रमजान के महीने में किसी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में रह के रोजा रख सकते हैं, तो थोड़ी सी हिचक होगी। किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति से अगर हम ये कहें कि नवरात्र में क्या वो व्रत रह सकता है, क्या वो हनुमान की पूजा कर सकता है, क्या वो श्री राम की पूजा कर सकता है, या फिर वो दुर्गा माता का जो पंडाल है उसमें पूजा कर सकता है, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। ये बात अलग है कि अंदर से मानता हो या ना मानता हो। कुछ लोगों को आप देखेंगे, नेताओं को, वो भले ही किसी धर्म को ना मानते हो, वो भले किसी धर्म के विश्वास को भी ना मानते हो, चुनाव आएगा तो सबसे पहले पगड़ी लगा लेंगे, चुनाव आएगा तो भगवा चोला धारण कर लेंगे, चुनाव आएगा तो किसी जनजाति या किसी अनुसूचित जाति के घर में जाके खाना खाएंगे, और खाएंगे भी तो बड़े साफ सुथरे ढंग से, जैसे वो रहते हैं वैसे खाओ ना नॉर्मल लाइफ में। तब उनको चाहिए बिल्कुल बेहतरीन थाली, उनको बेहतरीन चाहिए गिलास, उनको वो घर के बर्तन नहीं चाहिए जिस बर्तन में वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक निगेटिविटी बैठी है, व्यवहार में, विश्वास में, भावना में और विश्वास में, लेकिन वो व्यवहार उनका ऐसा है जो कह रहा है कि बेटा खाना खा लो। इसीलिए हमारी सोसाइटी के प्रति वो बेहतरीन रवैया नहीं बन पा रहा, क्योंकि जब ये तीनों बिखरे हुए होते हैं या इन तीनों में से दो एक तरफ होते हैं और एक अकेला होता है, तो एटीट्यूड हमारा वो नहीं बन पाता जो हमारी सोसाइटी चाहती है या जो इंडिया का आइडिया चाहता है। इसीलिए आप जब भी एटीट्यूड को देखें तो इन तीनों नजरियों के समग्र रूप को देखें,
इनको गुंथित करते हुए देखें। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो वो धर्म को न केवल माने बल्कि उसको उतारें और उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें। जैसे स्वामी विवेकानंद वेदांत को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, मानवतावाद को मानते हैं। उन्होंने दुनिया में जा जाके मानवतावाद का न केवल प्रचार किया, उसके प्रति लोगों का विश्वास जताया और अपने व्यवहार में लाके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तब जाके हम कहते हैं कि उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। उन्होंने किसी धर्म की बुराई नहीं की, हर धर्म को कहा कि हर धर्म की ध्वजा किसी न किसी धर्म से ही निकली है। लेकिन हम आज विवेकानंद को मानने वाले लोग विवेकानंद के नाम पे अन्य विवेकी पुरुषों को, अन्य विवेकी मानवों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाते हैं। अगर राम की हम बात करते हैं तो राम का एटीट्यूड एक सकारात्मक एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। राम को आप जब देखेंगे तो राम क्या थे पॉजिटिव एटीट्यूड के रूप में? सोचो, वो दशरथ के राजा दशरथ के पुत्र, हस्तिनापुर के आगे आने वाले नरेश, और उनको पता चलता है कि जो जनक दुलारी के साथ में वो आ रहे हैं अयोध्या, उनको क्या पता कि चंद घंटों के बाद उनको वनवास की ओर जाना है, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के वनवास के लिए। और जाना कैसे? अकेले जाना है, ना राज सिंहासन, ना सत्ता, ना चौकीदार, कोई भी व्यक्ति लेके नहीं जाना है, ऐसे ही जाना है। आज की स्थिति के हिसाब से अगर देखो कि आपके पिताजी आपके गांव के सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय व्यक्ति हो और आपकी जो अर्धांगिनी या आपकी जो प्रियसी, उनके पिता अगर ये सोच के भेज रहे हैं कि जो बेटा है या जो उनका दामाद है वो उनकी बेटी को खुश रखेगा क्योंकि उसके पिता ने ऑलरेडी इतना अच्छा सब कुछ कर रखा है, लेकिन अगर वो पहुंचा घर और घर पहुंचने के बाद पता चला कि उसको घर से निकाला गया है और घर से निकालने का दंड ये है कि कुछ भी उसको नहीं मिलेगा और ना उसको कहीं और से चाहिए, भाई साहब गारंटी है कि जो दामाद को दामाद मानते थे उन्हीं को उसी दिन भगा देंगे और अपनी बेटी को वापस बुला लेंगे और ना वो बेटी तैयार होगी। रेयर अपवादों को छोड़ दें, आप में से कुछ लोग हो सकता है तैयार हो जाएं क्योंकि आपका प्रेम पति के प्रति होगा, ना कि आपका प्रेम पैसे के प्रति। लेकिन वो सीता माता उनके साथ रहती हैं और जाती हैं। सोचो, जंगल जंगल भटकने वाला राम अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखता है। सीता माता मतलब उनकी पत्नी उनके पास से जा चुकी होती है, उनका रावण हरण कर लेता है, फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड है। कोई सेना नहीं है, चाहते तो अयोध्या से अपनी पूरी सेना मंगा के रावण पे हमला कर सकते थे क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, लेकिन एटीट्यूड क्या? अरे नहीं भैया, बानरों को इकट्ठा करेंगे और बानर सेना बनाएंगे। सोचो, बानरों में इतना क्या स्वयंबल था या बानरों में इतनी ताकत थी कि वो लंकापति रावण को हरा सकें, वो मेघनाथ को हरा सकें, जो इंद्रजीत है जिसने इंद्र को हराया और उसको जीत के अपने अधीन कर लिया। लेकिन राम का एटीट्यूड पॉजिटिव था, ना हम इन्हीं बानरों से जीतेंगे। बिल्कुल वैसा ही एटीट्यूड आपका हो। नहीं आया हिंदी मीडियम का रिजल्ट तो क्या हुआ? 230 वर्षों में हिंदी मीडियम अगर टॉप नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं करके दिखाऊंगी या मैं कर सकती हूं। इन्हीं नोट्स के माध्यम से, इन्हीं क्लासेस के माध्यम से अपनी थिंकिंग अप्रोच को डेवलप करते हुए, सकारात्मक भाव रखते हुए, फेलियर का सामना करने के बावजूद भी मैं आगे बढ़ती रहूंगी और अपनी हर एक उस वीकनेस को देखूंगा और देखने के साथ साथ उनको दूर करूंगा, तब जाके सक्सेस पाऊंगा। ये एटीट्यूड आप में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एटीट्यूड को कभी अपने जीवन में उतारा ही नहीं। अगर उतार लेंगे तो कभी निगेटिविटी के शिकार नहीं होंगे। तो ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, अर्थात आपको इमोशंस के साथ साथ, आपको संज्ञानात्मक के साथ साथ उसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। आपके अंदर नॉलेज अद्भुत है, लेकिन छिपाते क्यों हो? आपको किसी बात को लेकर वॉइस कट रही है। अब आ रही? कट रही है क्या बीबी? अब आ रही है। आ रही है, चलिए। बाकी लोगों को भी कट रही थी क्या? यस सर, कट रही थी। अच्छा, अब आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है।
यही चीजें हैं कि आपको ये पता हो कि जो आपका व्यवहारात्मक पक्ष है, जो आपका इमोशनल पक्ष है, जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष है, इन तीनों को मिला के जो भी बनेगा वो आपका एटीट्यूड होगा। और उसी से एक सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रही ब्रेक? नहीं सर, नहीं हुआ था। थोड़ा कभी कभी हो रहा है। थोड़ा आपका नेट का भी प्रॉब्लम होगा मैम, थोड़ा नेट देख लीजिए अपना स्पीड का, क्योंकि हमारी तो स्पीड फिलहाल ठीक है नेट की, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लीजिए, अगर थोड़ा सा ब्रेक हो, ज्यादा हो तो बता दीजिए तुरंत। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि हाँ, इन तीनों चीजों के मिलने से एक मानव महामानव बनता है। यही चीज आप गांधी में देखेंगे, यही चीज सरदार पटेल में देखेंगे, यही चीज भगत सिंह के संदर्भ में देखेंगे। उनके इमोशंस इंडिया से जुड़े थे, इंडिया की मिट्टी से जुड़े थे, भरोसा था इस देश को आजादी दिलाने का, इसलिए उसको व्यवहार में इंप्लीमेंट कर दिया और फांसी के फंदे को गले का हार समझ के उसमें झूल गए और शहीद आजम भगत सिंह कहलाए। इसीलिए क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था। अतः आज के संदर्भ में जो एटीट्यूड की एक नई परिभाषा या नया एक विकल्प रखा गया, तो उसे ABC फॉर्मूले से डिफाइन किया गया। नॉर्मल तौर पे आप पढ़ते होंगे 1980-90 के दौर का एक समय था जब लोगों ने एक नई परिभाषा गढ़ दी कि एटीट्यूड वास्तव में ABC के फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। ए का जो मतलब होता है वो होता है अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब किसी के ऊपर आप क्या इफेक्ट डालते हैं, मतलब उसके इमोशंस की बात, अर्थात भावनात्मक पक्ष की बात। बी का मतलब होता है बिहेवियर, मतलब आपका जो व्यवहारात्मक पक्ष है उसको कैसे आप दिखाते हैं। सी का मतलब होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, आपका जो ये भावनात्मक पक्ष है इसके प्रति कौन से तर्क, कौन से तथ्य, कौन सी जानकारी और किन विश्वास के माध्यम से आपने अपने इन दोनों पक्षों को गढ़ा, उसको कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। अर्थात एटीट्यूड को अगर हम एक लाइन में अब डिफाइन करें तो एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ABC फॉर्मूले को, और इन्हीं ABC फॉर्मूले से बनता है किसी भी व्यक्ति का एक अच्छा एटीट्यूड। अब अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। तो अच्छा और बुरा बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम ये देखने का प्रयत्न करते हैं कि जो ये हमारा ABC फॉर्मूला है ये किस तरीके से वास्तव में एग्जाम्पल्स के माध्यम से सेट होता है, क्योंकि इस पे UPSC में इंटरव्यू में कई बार लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखकर इसको समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, जैसे छोटी सी बात, मान लीजिए मैं आपको कहूं अफेक्टिव के संदर्भ में या कहें भावनात्मक के संदर्भ में कैसा एक एटीट्यूड होता है। भावनात्मक का मतलब ये होता है कि आपकी भावना का और आपकी आत्मा का किसी से मेल हो जाना, मतलब आपकी भावनाएं अगर किसी के साथ में मेल खाती हैं तो हम कहते हैं कि यार उसका एटीट्यूड ना बहुत अच्छा है। जैसे एक प्रियसी को एक प्रियतम जब पसंद आता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग, उसके बुरे वक्त में उसका साथ निभाने का वादा और साथ ही उसको इंप्लीमेंट करने का वादा, ये कहीं ना कहीं उस प्रियसी के प्रति या उस प्रिय के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्डअप करता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि समाज में एक धारणा बनी है कि गोरी और काली लड़की को लेकर, अगर लड़की गोरी है, ज्ञान का पक्ष शून्य है नहीं शून्य है इस पे कोई बात ही नहीं करता है। अगर लड़की गोरी है तो गोरी लड़की को देखने के प्रति हमारा नजरिया होता है अरे वो अच्छी होगी। अगर लड़की थोड़ी सी भी काली है तो हम ये कहते हैं अरे यार पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी। अगर हम किसी जाति को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके साथ खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो वहां पे एक पॉजिटिव हमारा अलग हो जाता है। क्यों? बचपन से हमें सिखाया गया है कि फला जाति के साथ में हम बैठ के खाना ना खाएं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि फला जाति के साथ में खाना बैठकर खाने से क्या दिक्कत होती है, और अगर दिक्कत होती है तो बाबूजी फिर गेहूं खुद ही उपजा लिया करो।
खुद ही अपने घर की सफाई कर लिया करो, खुद ही अपनी सड़कें अपने रोड साफ कर लिया करो। मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया हो या ना किया हो, लेकिन दो काम बड़े अच्छे किए हैं देश में। पहला काम स्वच्छ भारत अभियान, मतलब हर एक सफाई कर्मचारी को इस बात की गरिमा से उसे ओतप्रोत कर दिया कि देश का एक प्रधानमंत्री भी झाड़ू लगा सकता है। और ये कोई नीचता का काम नहीं है, जो एक समाज के एक दौर में हिंसांग जैसे व्यक्ति आते थे और बोलते थे कि जो शूद्र हैं उनको ऐसे रहना पड़ता था। यहां तक कि 1857 के दौर में भी जब आप देखेंगे मंगल पांडे मूवी, तो वहां पे भी अछूत टाइप का एक व्यवहार होता था कि इसको छूना नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो टेंडेंसी आई थी ना, इस टेंडेंसी को जो तोड़ा गया भारत के युग निर्माताओं के द्वारा, युग प्रवर्तकों के द्वारा, चाहे उसमें पेरियार हो, चाहे ज्योतिबा फूले जी हो, चाहे अंबेडकर साहब हो, या आज के आधुनिक निर्माता हो। और इन आधुनिक निर्माताओं में आप देश के प्राइम मिनिस्टर को रख सकते हैं। सोच सकते हो देश का पहला प्राइम मिनिस्टर, मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचना मोदी जी ने मुझे इस बार पैसे दे दिए तो एथिक्स की क्लास में मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति अच्छा हो, जो काम अच्छे हो, वहां पे उसकी तारीफ करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने भले ही, चाहे राजनीति के संदर्भ की बात हो या किसी भी परिप्रेक्ष्य को आप ले लें, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस ने भी यह काम किया कि एक दलित महिला को भारत की पहली लोकसभा स्पीकर बनाया। ठीक है, मतलब एससी कैटेगरी की। दूसरी चीज, आज भारत के सबसे बड़े पद पे राष्ट्रपति एक एससी कैटेगरी से। ठीक है, तीसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी मतलब एससी कम्युनिटी के लोग जो जिनको उन्होंने बुलाया अपने आवास में, सभी के पैरों को धोया। सोच सकते हो, मतलब अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अरे आप ऐसे नहीं धो सकते हो, वैसे क्यों धोगे? नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, जो जातिवाद का जिनके अंदर कीड़ा गूंज रहा होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने धोए। सिंबॉलिक हो सकता है, बट एक तरीके का एटीट्यूड तो गया समाज में कि नहीं, ये जातियां ऐसी नहीं हैं। जैसे आज भी मैंने कल अभी एक देखा, मतलब न्यूज चैनल दिखा रहा कि फलानी दलित महिला युवती के साथ में गैंगरेप हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं ना कहीं घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये न्यूज पेपर वालों की एक मानसिकता है, हिंदू मुस्लिम करके दिखा दो, है ना, दलित ब्राह्मण दिखा दो, ब्राह्मण ठाकुर दिखा दो, है ना, वैश्य दलित दिखा दो। ये टेंडेंसी हो गई है। जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक घटना पढ़ी थी न्यूज में, आप लोगों ने भी सुना होगा, शायद एक देवी जी थी, एआरओ थी, और सॉरी एआरओ नहीं होगी, वीडियो थी, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और एक वीडियो थी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इन दोनों ने, एक ब्राह्मण थे और एक दलित थे, इन दोनों ने प्रेम विवाह रचाया। लेकिन आगे चल के देवी जी का आरोप है कि उनके पति को उनके पिता के द्वारा ही मरवा दिया गया। तो वो क्या है क्या नहीं है, ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड से ही तो है कि मेरी बेटी उच्च कोटि की, उच्च कुल की, पता नहीं कहां से तमगा मिल गया। ठीक है, उच्च कोटि की बेटी निम्न कोटि में क्यों गई? ऐसा तो है नहीं कि आप यहां पे चने की रोटी खिलाते हो तो वो लोग गेहूं की भी नहीं खिलाएंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन हमारा ये एक सोच बन जाती है, हमारे एक इमोशंस बन जाते हैं कि वो लोग गलत होंगे ही होंगे, और जब वो गलत होंगे तो हम अपने बी पार्ट को, यानी कि बिहेवियर पार्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको उसके ऊपर इंपोज करते हैं, उस पर थोपते हैं कि पगला गई हो क्या, उस जाति के लड़के से शादी करोगी, तुम्हें वही लड़का प्रेम करने को मिला था, तुम इस धर्म की लड़की से शादी करोगी। तो ये क्या है? हमारा इमोशंस के साथ साथ बिहेवियर। अब बात आई कि इनके इमोशंस और बिहेवियर बने कैसे, तो ये इनके बनते हैं कॉग्निटिव से। पुरातन कथाएं चली आ रही हैं, पुरातन प्राचीनता से पोषित कुछ धन्य मानव चले आ रहे हैं, जिनको ये बताया गया है कि नहीं, ये आपके अधीन ही रहेंगे, क्योंकि आप 4 वर्णों के कुल से उत्पन्न हुए हैं। कोई मुख से उत्पन्न हुआ है तो कोई भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, कोई पेट से उत्पन्न हुआ है तो कोई पैरों से उत्पन्न हुआ है। ये मान्यताएं चली आ रही और ये विश्वास चले आ रहे, और उन विश्वास को धरातल पे उतारने के लिए हमने अपनी भावनाएं वैसी बना ली और उसको व्यवहार में उतार दिया। लेकिन ये एक पक्ष मैंने बताया आपको कि ये उच्च कोटि के लोगों का ये मर्म है, लेकिन जो इस कोटि में लोग हैं ये भी नहीं चाहते हैं कि इनकी जो स्तर है या जो इनका स्टेटस है वो सोसाइटी में ऊपर जाए, अपलिफ्ट करे। इनको भी एक तरीके का ड्रामेटिक
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बताया जाता है क्या कि ये उच्च कोटि के लोग हैं, तुम्हारा शोषण करते हैं, तुमको दबाया है, तुम दबे कुचले हो, ये चीजें। अरे भाई आज डेमोक्रेसी में जी रहे हो, 33% आरक्षण है, हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट है, सबको फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, सबके साथ डीपीएसपी इंप्लीमेंट होता है, गवर्नमेंट सबके साथ इक्वली ट्रीट करती है। आज अगर आपके साथ किसी के साथ कोई व्यवहार गलत होता है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ना, मन में एक मानसिकता उनको भी बैठा दी गई है कि उच्च कोटि का मानव है, इसने जीवन में हमारे दादा परदादा पुरातन पंथी के लोगों को दबाया था, आज नहीं दबा रहा है। आज इस चीज से ऊपर उठो, दोनों लोग, चाहे मानने वाले हो या इंप्लीमेंट करने वाले हो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में भीमराव अंबेडकर साहब के कहने मात्र से अस्पृश्यता का अधिकार नहीं आ गया था, सॉरी, अस्पृश्यता को अंत करने का प्रोविजन नहीं आ गया था, उपाधियों के अंत का प्रोविजन नहीं आ गया था। आप रीजनेबल होके जब पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंपोज करने के लिए या उनको शामिल करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी एंड 50% स्टेट्स की जरूरत पड़ती है, तब अमेंडमेंट होता है। तो बाबा साहब अंबेडकर तो एक ही जगह से थे ना, पेरियार साहब तो एक ही जगह से थे ना, ज्योतिबा फुले साहब तो एक ही जगह से थे ना। तो इसीलिए आप अपने जब नायक गढ़ते हैं तो उसमें भी सतर्क रहें। आपके नायक कोई एक नायक नहीं है, आपको बनाने के लिए इंडिया के एक एक क्षेत्र से गया हुआ व्यक्ति है। आज आप जब किसी ग्राम पंचायत में इलेक्ट होते हैं, गांधी की मानसिकता थी, अंबेडकर तो चाहते थे कि पृथक निर्वाचन हो, लेकिन गांधी ने क्या स्टेटस बनाया कि ना बाबू आरक्षण की व्यवस्था रखो। और तुमको सोचो ब्राह्मण वर्ग अगर चुनना है तो कितनी बड़ी की बात, कितनी बड़ी बात है। जैसे अभी मेरे यहाँ गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत में जो सीट आई वो एससी कम्युनिटी से आई, ठीक है। इसमें जो प्रतिनिधि खड़े हुए वो हमारे पिताजी के बहुत ही पुराने फ्रेंड है, और मेरे पिताजी का आप समझ सकते हो अली बंधु या एक तरीके से आप कह सकते हो किंग मेकर टाइप की स्थिति है कि गांव में कौन प्रधान बनेगा कौन प्रधान नहीं बनेगा उन्हीं के डिसीजन से हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इतना बड़ा बिजनेस है कि वो लाख हजारों वोट इधर उधर ऊपर नीचे कर देते हैं, सिर्फ दुकान में बैठे बैठे ही लोगों को प्रभावित कर देते हैं। तो अपने आप कोई भी व्यक्ति जिसको जिताना होगा वो जीतेगा, और पिछले लगभग 25 वर्षों से लगातार वो जिसको जिताना चाहते हैं वही जीतता है, ठीक है। इस बार भी इस सज्जन खड़े हुए, इनके पैरेलल एक और एससी कम्युनिटी से खड़े हो गए। अब जो ये खड़े हुए और जो दूसरे कम्युनिटी से खड़े हुए, इन दोनों के आइडियोलॉजी में अंतर था। अंतर क्या कि जो एक खड़ा हुआ, मैं रियल बता रहा हूं आपको, एक जो खड़ा हुआ एससी कैटेगरी से, उसके दिमाग में एक चीज थी कि हमें ब्राह्मणों को, ठाकुरों को और बनियों का, इनका साथ नहीं लेना है, हमें निम्न वर्ग के लोगों का ही, अपनी कम्युनिटी का साथ लेना है, मुस्लिम कम्युनिटी का साथ लेना और इन्हीं से अपना चुनाव जीतना है। इस सज्जन ने क्या किया, ये थोड़ा आधुनिक मानसिकता से प्रेरित, इसने सबका साथ लिया, बोला मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं गांव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। और जब इसने ऐसा किया तो भारी मतों से जीत गया। आज आप देखेंगे बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं जाति के नाम पे, लेकिन क्या देश की सत्ता पे वो आसीन है? नहीं है। क्यों नहीं आसीन है? क्योंकि उन्हीं जाति का व्यक्ति उन्हें वोट नहीं करता। रूढ़िवादिता की बात अलग है, कारण क्यों नहीं करता? क्योंकि ना तो समाजवादी पार्टी में जयप्रकाश नारायण लोहिया हैं, ठीक है, और ना ही बहुजन समाजवादी पार्टी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं या काशीराम हैं, ठीक है। तो उनके आइडियोलॉजी में वो नहीं है, लेकिन हम आज उनको नायक के रूप में पूजते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं कॉग्निटिव जो है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो जानकारी है, वो अभाव में है। उस जानकारी को थोड़ा पूरा करें, और पूरा करने के बाद भी किसी से इमोशन से जुड़ें, और तब किसी को व्यवहार में लाएं। आजकल के जो प्यार मोहब्बत होते हैं ना, उस प्यार मोहब्बत में दो चीजें सिर्फ होती हैं, एक तो इमोशंस होता है और दूसरी चीज होती है व्यवहार। इमोशंस का मतलब कि उन्होंने प्यार कर लिया, व्यवहार का मतलब उसे धरातल पर उतार दिया और ख्याली पुलाव से चांद तारीख की अपनी कहानी गढ़ लिए। लेकिन जब
कुछ दिनों के बाद सी पक्ष को पता चलता है, कॉग्निटिव पक्ष को पता चलता है, अरे बाप रे उसकी तो 3-3 गर्लफ्रेंड है, अरे बाप रे वो तो ऐसा इंसान है, वो तो जाति की इस मानसिकता से प्रेरित है और वो तो केवल और केवल हमारी फीलिंग और हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। हो सकता है कि उस दिन व्यवहार में वो आपसे सोना, बाबू, हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसी हो और सब बढ़िया ऐसे पूछे, बट समय दर समय उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर विश्वास पहले ही नहीं था, उसके अंदर पहले ही भय का एक माहौल था और वो मानसिकता उसको पहले से ही मिली। इसीलिए आप देखिएगा आज आप जो सुनते हैं ना धर्म परिवर्तन को लेके, लव जिहाद को लेके, ये कहीं ना कहीं इसी चीज से संबंधित है। तो आपको ये चीज समझने की आवश्यकता है कि जो ABC मॉडल है एटीट्यूड का, वही वास्तव में सर्वे सर्वा है। लेकिन अब लोग इससे भी ऊपर उठ गए। लोग कहते हैं कि केवल और केवल ABC मॉडल ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि ABC मॉडल में कई बार क्या होता है कि लोग व्यवहार में भी चीजें अपना लेते हैं, लोग भावना में भी उसको रख लेते हैं, लोग उसके प्रति विश्वास और जानकारी भी रखते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो अपना व्यवहार भी बदल देते हैं, अपने इमोशंस भी बदल देते हैं और अपने कॉग्निटिव इफेक्ट को भी बदल देते हैं। कैसे? जैसे आप लोग एथिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, सबको पता है कि देश में IAS बनोगे भ्रष्टाचार नहीं करना है, बट आप करते हो। आपका मतलब आप नहीं, आपका मतलब जो लोग IAS आपकी कैटेगरी में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सिविल सेवक हो, इसलिए हम सिविल सेवक की पूरी कम्युनिटी को बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप करते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस दिन जब इंटरव्यू में थे तो मन ही मन से निकल रहा था, सर यत्र नारस्ते पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, नारी तू नारायणी, है ना, न तुम काम में राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, न कामे चा राज्यम, ये धारणा थी। वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, लेकिन जिस दिन IAS बन गए या जिस दिन किसी उच्च कोटि के पद पे चले गए, उस दिन आपकी मानसिकता में निम्नता आ जाती है। आप अपने अतीत के उन दोस्तों को, आपके साथ में चलने वाले उन स्वजनों को, आपको इस उम्र तक पहुंचाने वाले हर एक अंतिम से अंतिम व्यक्ति को भूल जाते हो और अपने गाड़ी, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को अपने जीवन का सब कुछ मान लेते हो, जिससे आपके रिश्ते टूटते हैं, आपके अपने छूटते हैं, आपका समाज आपसे टूट जाता है और आप अपने गांव नहीं जा पाते। जौनपुर में एक गांव है माधवपट्टी नाम, IAS का गांव है, कहते हैं यहाँ पे सारे के सारे कलेक्टर ही बने, बट इतने IAS बनने के बावजूद भी उस गांव का डेवलपमेंट वैसा नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि आप जिस गांव से जुड़े थे उस गांव को ही भूल गए। रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, जिस गांव से आते हैं उस गांव का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि रामनाथ कोविंद जी ऊपर उठ गए और ऊपर उठ के आगे को देखने लगे, अपने स्वजनों को देखने लगे। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कभी गांव चले गए, ट्रेन से गए, भौकाल क्रिएट करते हुए गए। जाना था तो सामान्य आमजन बन के जाते, उन्हीं इष्टजनों के साथ में वही इष्टजन बन के जाते, वही भ्रात मिलन के साथ भ्रात मिलन करते, लेकिन ना, क्योंकि आप वो कृष्ण नहीं बन सकते जो सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धोए, क्योंकि आप अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हो। एक सामान्य व्यवहार से बन के जाओ ना, सामान्य इंसान बन के जाओ। लोग बस से घर जाते हैं तो आप भी बस से घर जाओ, लोग लोकल ट्रेन से घर जाते हैं, लोकल ट्रेन से जाओ, क्योंकि देश का गांधी लोकल ट्रेन से यात्रा किया था भारत भ्रमण करने के लिए। तभी तो समझोगे कि ट्रेन में क्या प्रॉब्लम्स आई, तभी तो समझोगे हमारे देश की दुर्दशा क्यों हुई, तभी तो समझोगे आपके गांव के लोग आपसे क्या क्या मांगते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं किए, आप बस चले गए। अयोध्या की, राम की नगरी की बात करने वाले लोग, आज अयोध्या उतनी साफ नहीं है, उतनी भव्य नहीं है। मंदिर बन जाएगा, बना दो मंदिर। अयोध्या को इतना डेवलप कर दो कि श्री राम मंदिर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा श्री राम इंस्टीट्यूट बन जाए।
अयोध्या को इतना डेवलप कर लो कि कल्चरल रूप से काफी डाइवर्सिटी को शो करे। जितनी भी आइकॉनिक प्लेसेस है हमारे इंडिया के, उनको डेवलप करो। लेकिन हमारे यहाँ एटीट्यूड नहीं है ना। हम अपने प्रॉफिट के लिए सब कुछ करते हैं। धर्म की रोटियां सेकने के लिए किसी धर्म को बुला लेते हैं, जाति की रोटियां सेकने के लिए किसी जाति को बुला लेते हैं, लेकिन हम व्यवहार में पूर्णतया नहीं होते, पूर्णतया समर्पित नहीं होते। इसीलिए हमारे रिश्ते टूटते हैं, इसीलिए लोग सुसाइड करते हैं, इसीलिए लोग निगेटिविटी की ओर जाते हैं। तो उस निगेटिविटी से बचने का तरीका है कि आप एबीसी के फॉर्मूले को न केवल इंप्लीमेंट करें, बल्कि हर एक परिस्थिति में इंप्लीमेंट करने को तैयार रहें। तब आपका एटीट्यूड बेहतरीन होगा। तथ्य और तर्क के आधार पे अपनी जानकारी को बढ़ाएं। अगर जानकारी नहीं है, उसके प्रति चुप हो जाएं। इस्लाम की किताब पढ़ने वाले लोग जब इस्लाम को डिफाइन करते हैं तो ऐसे बताते हैं कि जैसे उसमें क्रूरियत ही क्रूरियत है, उसमें हिंसा ही हिंसा है। लेकिन इस्लाम को जब गहराई में पढ़ेंगे तो पता चलेगा हिंसा का तो उल्लेख ही नहीं है। वो तो देश काल समय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर हिंसात्मक गतिविधियों को कहा गया। वैसे तो वो भी अहिंसा ही सिखाता है। इस्लाम में इतनी कट्टरता है ही नहीं जितनी कट्टरता दिखाई गई, क्योंकि स्वयं मोहम्मद साहब इतने कट्टर नहीं थे। लेकिन वही है क्योंकि मानने वाले कुछ पुलिंदा टाइप के लोगों ने इस्लाम को अपने हिसाब से गढ़ दिया और बोल दिया ये ईश्वर की किताब है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अमेंडमेंट करो भाई। श्रीमद् भागवत गीता में क्यों करता हूं पढ़ने को? क्योंकि दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है श्रीमद् भागवत गीता। आप किसी धर्म को मानते हो ना मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसी दुनिया की पुस्तक है जो ईश्वर के मानने और न मानने दोनों तरीके बताती है। और ईश्वर को मानने, ईश्वर की उपासना करने, उसकी आराधना करने, उसका ध्यान लगाने के 3 प्रोसेस देती है, मतलब मल्टीपल चॉइस। आप देखेंगे तो वैसे तो 4 ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता में। आप ईश्वर को मत मानो, पहली चीज। दूसरी चीज, मानना है तो केवल ज्ञान से मान लो। तो तीसरी चीज, कर्म कर लो, फिर भी नहीं बचता तो भक्ति कर लो। एक बात लिख के बता दीजिए कि किस धर्म में इन 3 ऑप्शंस को दिया गया है। अगर आप इस्लाम में हैं तो कुरान को मानना ही पड़ेगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप नमाज को अवॉइड नहीं कर सकते, मक्का मदीना को अवॉइड नहीं कर सकते। बट हमारे यहां है क्या? नहीं मर्जी है, मत जाओ वैष्णो देवी, कर्म करते रहो। मत कर्म करो, ज्ञान से अपने आप को प्रकाशित करो। ये हमारे यहां है। नहीं फिर भी कोई दिक्कत है तो चारवाहक बन जाओ। लेकिन ना तो कुरान शरीफ में ऐसा ऑप्शन है, ना ही बाइबल में ऐसा ऑप्शन है, और ना ही गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा ऑप्शन है। लेकिन गीता में है। इसीलिए हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए विवेकानंद ये हिंदू, आज के हिंदू धर्म से मत लेना, ठीक है? ये हिंदू धर्म, हिंदू वास्तव में एक धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है। हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है, धारण करने की एक अवधारणा है। तो इससे संबद्ध होता है हमारा एटीट्यूड। अगर आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएं कि आप वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपकी धारणाएं बदल जाएंगे। लेकिन बचपन से सिखाया गया कि ना ना अंडा मत खाना, ना ना आप इस धर्म को मत मानना, आप इस धर्म के लोगों को इस दृष्टि से देखना, तो आप उसके प्रति एक निगेटिव एटीट्यूड बनाते हैं। तो आप ये समझिए कि हमें निगेटिव रखना है या पॉजिटिव रखना है, इससे आपकी जिंदगी डिसाइड होगी। और ये आप तब सीख सकते हैं जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, और तर्क और तथ्य के पुलिंदे को ध्यान में रख के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऊपर उठ के अपनी मूल किताबों की ओर जाते हैं। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई प्रेमचंद है जो ईदगाह भी सुनाता है। समझ गए? तो ये चीज समझने वाली बात है। खैर कोई बात नहीं, इतना हमने बेसिक एटीट्यूड के बारे में देखा। अब देखते हैं एटीट्यूड के फीचर्स क्या होते हैं। सामान्य तौर पे एटीट्यूड के फीचर के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो ये आनुवांशिक नहीं होते, मतलब ये जेनेटिक नहीं होते, मतलब कि मां के गर्भ से कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव ही होगा।
निगेटिव भी हो सकता है। अर्थात मां के गर्भ से जन्म लेने वाले व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये सीखने की प्रवृत्ति है। अर्थात आप जिस पैटर्न में रहते हैं, जिस फील्ड में रहते हैं, वहां से सीखते हैं। आज के दौर में आप एक सज्जन महोदय का नाम रोज सुन रहे होंगे, कैप्टन कूल, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन एंड करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंडियन टीम के T20 मैचेस के मेंटोर, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, कैप्टन कूल इनको कहते हैं। इनके पिताजी कूल नहीं है, इनकी सिस्टर कूल नहीं है, इनकी माताजी कूल नहीं है, इनकी वाइफ कूल नहीं है, इनका बच्चा कूल नहीं है, ये कोई कूल नहीं है, लेकिन ये कूल है। क्यों? क्योंकि ये जन्मजात कूल नहीं है, इन्होंने परिस्थितियों में कूल रहना सीखा, इन्होंने कूल को देखना सीखा, सोचा। आप में से जिन बच्चों ने अनटोल्ड स्टोरी महेंद्र सिंह धोनी की देखी होगी तो उसमें कई ऐसे संदर्भ आए, कई ऐसे वाक्य आए जिन्होंने इनको कूल बना दिया। पहला, इनकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट होना, जिंदगी पूरी तरह से इनकी टूट गई और ये कूल हो गए अपने आप। दूसरा, इनके जो रेलवे के मुख्य प्रधान थे उनके द्वारा इनको गाइड करना कि जिंदगी में 6 बॉल्स आपको मिलती हैं, तो क्या आप उन 6 की 6 बॉल्स को फेस करते हैं या फिर आप उनको जाने देते हैं। आप उस बॉल को हिट करते हैं जिसमें आपको पूरी उम्मीद होती है कि इस पे रन बनेंगे। तो एक तो उन्होंने इनको बताया कूल होने का प्रोसेस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये शिक्षा देते हैं अपनी सेकेंड गर्लफ्रेंड को, यानी कि जो वर्तमान में साक्षी जी जिनका नाम है, ठीक है, साक्षी जी हमारी क्लास में भी हैं, ठीक है, साक्षी जी जिनका नाम है, तो उन साक्षी जी को ये बताते हैं जब मीडिया उनके ऊपर काफी आक्षेप लगाती है कि आपका क्या चल रहा है, तो उन्होंने क्या बोला था, महेंद्र सिंह धोनी ने एक ही लाइन बोली थी कॉल पे, इग्नोर करो जैसे मैं करता हूं। ये क्या था? एटीट्यूड ही तो था। कई बार शुरू में जब आए आउट होते गए, रन नहीं बने, वो मजा नहीं आया, बट एटीट्यूड ही रखा और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पूरी एक टीम के साथ आगे बढ़ते रहे और गोल अचीव कर लिया। मतलब क्या है कि इन्होंने सीखा था, जन्मजात नहीं मिला। आप में से हर एक व्यक्ति ने एटीट्यूड सीखा है। मेरे अंदर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये मेरे पिता की देन है। मतलब जन्मजात नहीं, प्रैक्टिकल रूप से मैंने देखा कि जिस इंसान का 2012 में पूरा बिजनेस 2000 में पूरा बिजनेस तबाह हो गया, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां नहीं है, जिसके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए खर्च नहीं है, उनकी जो पत्नी है उसके पास साड़ी पहनने के लिए साड़ी नहीं है, घर में नहाने के लिए बाथरूम नहीं है, समाज की कई सारे उल्लंघन हैं, केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में जाने के लिए पैसा नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर दूर है कोर्ट, साइकिल से जा रहा है भरी दोपहरी में और भरी दोपहरी में वहां से वापस आ रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी के लिए पैसा नहीं है, तो एक जो प्याऊ होता है वहां पे पानी पीता है, वहां से जो थोड़ा सा गुड़ मिलता है उसको ले आता है, जागेरी जिसको आप बोलते हैं, ताकि शाम को उसी से रोटी खा ली जाएगी। कहीं से अगर रोटी की जुगाड़ हो जाती है, कहीं अगर किसी के यहाँ फसल अगर बिल्कुल खराब हो गई है, तो जो कद्दू बेकार हो जाता है, जो आपके बैंगन बेकार हो जाते हैं, जो लौकी बड़ी मोटी हो जाती है जिसको कोई नहीं खाता है, जिसको जानवर खाते हैं, उसको कम से कम खाएंगे। उस एटीट्यूड में, नकारात्मकता के चरम माहौल में, और जबकि उन्हीं का एक भाई सामने जूस पी रहा हो, एक भाई संपन्नता से नित अपनी नए नए आयाम गढ़ रहा हो और दूसरा भाई टीवी के मर्ज से जिंदगी और मौत की सवारी पे सवार हो, जिसके बच्चों का भविष्य गर्त में विद्यमान हो, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ था और एक ही चीज बोलता था कि भवानी परेशान मत हो, अपना भी सूरज आएगा, हम भी इतिहास लिखेंगे और हम भी एक नए मुकाम की ओर चलेंगे। 12 साल तक अपना एक एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखा, वरना लोग तो फांसी पे लटक जाते हैं, लोग तो सुसाइड कर लेते हैं 1 या 2 फेलियर के बाद, लेकिन 12 वर्ष तक एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहा। हम लोगों को छोटी से छोटी चीज में खुशी दिलाने की कोशिश की। जो चीनी के बतासे आते हैं उनको जब खाता था तो मेरे से बोलते हैं खाता था नहीं, मतलब आज भी जिंदा है, बोलते हैं कि यार क्या टेस्ट है इसमें, बिल्कुल मिल्क केक लग रहा है।
गुड़ की बोरी में जो गुड़ गीला हो जाता था, बाजार में जो लोग बेचते थे, तो वो लोग जो फेंक देते थे गुड़, वो उठा के जब हम लाते थे, उसको जब खाते थे तो कहते थे वाह यार मिल्क केक लग रहा है, और हम लोग भी बड़े चाव से खाते थे। उनके पास कपड़े नहीं होते थे, फटी बनियान अंदर की इनरवियर पहनते थे, तहमत पहनते हैं, और लोग पूछते थे अरे फटी क्यों पहने? अरे ठीक है यार, दाढ़ी कटाने को पैसा नहीं होता, बोलते अरे ठीक है यार बाबा ही बन जाएंगे। लेकिन परम पिता परमेश्वर का साथ पकड़े रखा, गीता को रोज पढ़ते रहे, और रोज मुझे एक ही चीज सिखाते रहे कि बेटा परेशान ना होना, अपना भी सूरज आएगा, जो सारे सपने हम सब पूरे करेंगे, और एक दिन में पिछले 12 वर्ष की जितनी भी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो ईश्वर है, वो न्याय करेगा, वो परम पिता परमेश्वर है भाई। उसने गीता में कहा है अर्जुन से कि दोनों हाथ ऊपर उठा के कह दो कि तुम्हारा भक्त कभी परेशान नहीं हो सकता, कभी फेल नहीं हो सकता, कभी निराश नहीं हो सकता। लेकिन उसको दिखाना था, हर एक रिश्तेदार को उसने हमें दिखा दिया कि कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं था, सब संपन्नता से जी रहे थे और हम विपन्नता की ओर में लटके थे। पहनने के लिए मेरे पास टी शर्ट नहीं थी जिससे मैं स्कूल जा सकूं, आज भी मेरे पास स्कूल का बैग रखा है, न जाने कितनी जगह से फटा हुआ। आज भी मेरे पास स्कूल की वो ड्रेस रखी है जिसका कॉलर पूरा फट चुका था, फिर भी स्कूल जाता था, बच्चे मजाक उड़ाते थे फिर भी जाता था। कुछ भी नहीं था हमारे पास, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पैदल चलता था ताकि किराया बच जाए। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगे। और सन 2011 मेरी जिंदगी को बदलने वाला, मेरे पूरे परिवार को बदलने वाला वो दिन, उस दिन हम तुरंत ऐसा जंप किए कि 2000 से लेके 2011 तक जिन लोगों ने जितना कमाया, जितना जो कुछ सीखा, उसको हमने पल भर में प्राप्त कर लिया। और 2012 से लेके 2015 तक में इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस फर्म के रूप में हम स्थापित हुए। सबसे फास्टिंग ग्रोइंग की हमने, और हमने बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिला कर रख दिया। और आज हम अपनी उन्नति की स्थिति में विद्यमान है, और आज आपको वही श्री आईएएस एकेडमी, प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन आपको पढ़ा रहा है, एटीट्यूड आपको बता रहा है। तो ये क्या मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं जिंदगी भर, कितनी भी विफलताएं हो, कितनी भी विपन्नताएं हो, कितनी भी असफलताएं आपको मिली हो, लेकिन आप अगर पॉजिटिव हैं, अपनी उन बेसिक कमियों को देखते हैं और गोल की ओर बढ़ते रहते हैं, तो आप उसे अचीव कर लेंगे। तो ये एटीट्यूड होता है। दूसरी जो क्वालिटी एटीट्यूड की है वो ये कि इसमें तीनों चीजें होती हैं, मतलब आपका इमोशंस, आपका व्यवहार और आपका जो सोचने समझने के प्रति जो विश्वास, जो जानकारी, ये तीनों चीजें इसमें शामिल हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मूलतः आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आप सोचते कैसा हो। जैसा जेफ केलर ने अपनी बुक लिखी है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, उसमें एक स्टोरी बोलते हैं जेफ केलर। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि एक बार एक बेबी मॉस्किटो का मतलब मच्छरों की जो छोटी सी मच्छरी ने जन्म लिया, ठीक है, मतलब मेल मच्छर और फीमेल मच्छर के इंटरेक्शन से जो नई मच्छर जन्म ली, अब वो कोई भी हो सकती, मेल या फीमेल, मैंने चेक नहीं की थी, ठीक है, कोई भी हो सकती है, मान लीजिए फीमेल ही थी, ठीक है। उस फीमेल मच्छर ने जब अपने जीवन की पहली उड़ान भरने के लिए शुरुआत करने की कोशिश की, तो ये दोनों मेल और फीमेल, मतलब उनके माता पिता बेबी मॉस्किटो के बड़े प्रसन्न थे कि आज हमारी बेटी के, हमारे बेटा का ये पहली उड़ान है। तो उन्होंने अपनी बेटी और बेटे से कहा कि जाओ, आज तुम इस गगन रूपी इस पूरे जहां को देखो और देख के बताओ कि तुम्हारी उड़ान कैसी है। तो बेबी मॉस्किटो बड़ी एक्साइटेड थी कि वाह, आज हम जिंदगी की पहली उड़ान भरने वाले हैं। तो अपने घोंसले से निकल के पहली बार जब उड़ान भरती तो एक घर में जाती है, और घर में जब ही जाती है तो पूरे घर का चारों ओर चक्कर लगा लगा के खूब घूमती है। जब घूम के आती है तो उसके मम्मी और उसके पापा बेबी मॉस्किटो के पूछते हैं, बेबी बताओ तुम्हारी फर्स्ट जो फ्लाइट थी वो कैसी थी? बोली मम्मा आप सोच भी नहीं सकते। तो मम्मा ने पूछा क्या था? बोली मम्मा जब मैं घर में गई ना तो सारे लोग खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, और बहुत ज्यादा क्लैपिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा।
लोग लाइट बुझा रहे थे, पंखा चला रहे थे, मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि बताओ ये लोग इतना मेरा सम्मान कर रहे हैं। एक बात बताओ, बेबी मॉस्किटो को नहीं पता था कि उसकी क्लैंपिंग नहीं की जा रही थी, बल्कि उसके अंतिम संस्कार के प्रयास किए जा रहे थे। बट उसके अंदर एटीट्यूड था पॉजिटिव। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण वो अपनी फ्लाई को उड़ सकी, वरना वो जाती ही नहीं। जैसे छोटी सी बात है कि आप में से कई देवियां, कई देवता अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? दिल्ली जाएंगे, रात दिन केसेस देखने को मिल रहा है, गांव में रहेंगे, मोहल्ले का लड़का छेड़ देगा, वहां जाएंगे वो रिश्तेदार छेड़ देंगे, इनसे ये दिक्कत हो जाएगी, उनसे वो दिक्कत हो जाएगी। हम पहले ही नेगेटिव एटीट्यूड बना लिए हैं। लड़का छेड़ेगा ना, जहां से छेड़ेगा उस जगह पे वार कर दो, जिंदगी में छेड़ने लायक बचेगा ही नहीं। जो भी चीज है, आप उस प्रॉब्लम का डटकर सामना करो। अगर आप निगेटिव रहते हैं, डरते हैं, 10 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, फलाने, गोल्ड मेडलिस्ट, जोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, पाईआईटी, ये सब बच्चे एग्जाम देंगे, सब ऊंट बैल के नीचे आ जाते हैं, सब बैल बन जाते हैं जब प्रीलिम का एग्जाम होता है। अच्छे अच्छे सब गंवार वहां पे एक तरफ आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। क्यों? एक दिन पहले रोने लगते, चल जी नहीं होगा हमसे। निगेटिव एटीट्यूड। अब आप लोगों में से जिन बच्चों ने प्रीलिम का एग्जाम दिया था, आप घर पे देकर देखना पेपर, अभी आंसर की नहीं आई है, अभी आप देकर देखना, 2-2 घंटे में ही देकर देखना आपका सीसेट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपका प्रीलिम का पेपर भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन उस समय क्यों नहीं अच्छा हुआ? क्योंकि आप निगेटिव एनवायरनमेंट बना लिए अपने अंदर। नहीं होगा तो क्या होगा, शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन चीजों से बचो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखो। जब मैंने श्री आईएएस एकेडमी शुरू की, अधिकांश लोगों ने मेरे से कहा कि अरे पगला गए हो क्या, इतने लाख वहां लोग हैं, इतने लाख वो देखते हैं, तुम क्या पढ़ाओगे, तुम ऐसा कौन सी यूनिक बात बता दोगे। मैंने कहा मुझे पढ़ाना ही तो नहीं है, धंधा थोड़ा ना करना है कि 10 लाख बच्चों को मुझे जोड़ना है। मेरे को अच्छे बच्चे चाहिए, वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो समर्पित हैं, जो यूपीएससी को समझते हैं, उनको पढ़ाएंगे। और आज आप देख लिए 550 प्लस हैं इस समय हम लोग, और ये शायद बहुत कम है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने एडवर्टाइज ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तब आप 550 हो। और 550 इतने ज्यादा विश्वास के साथ जुड़े हो कि कोई आपको कितना भी लाख पैसा देगा तो भी नहीं भगोगे। तो ये विश्वास हमने बनाया, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, तब आपकी एटीट्यूड काफी अच्छा होगा। चौथी जो बात है वो ये कि अगर एक बार आपका एटीट्यूड बन गया, चाहे वो पॉजिटिव हो या आपका निगेटिव हो, वो बना ही रहेगा, जल्दी से परिवर्तित नहीं होगा। हालांकि मेरा परिवर्तित हो गया है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है, तो समाज मोहल्ले को तो देखता ही था। मोहल्ले में मेरे एक चीज प्रचलित है बहुत ज्यादा, औरतें जो होती है ना, मतलब सिंपल सी बात है, आपके मोहल्ले में भी प्रचलित होगा, औरतों की गुलामी नहीं करना चाहिए। पहली बात, एक ये वर्ड प्रचलित है। दूसरा वर्ड हमारे यहाँ प्रचलित क्या है कि औरतें जो होती है ना वो आदमियों को बर्बाद कर देती हैं, एक ये प्रचलित है। तीसरा वर्ड हमारे यहाँ क्या प्रचलित है मोहल्ले में कि औरतें जो होती है ना वो केवल उपभोग की वस्तु हैं, मतलब वो केवल कामुकता को रिप्रेजेंट करती हैं, वो केवल और केवल एक पुरुष को सांत्वना या कहीं एक पुरुष को शांति प्रदान करने का काम करती हैं। चौथी चीज क्या पढ़ी मैंने कि औरतें जो होती हैं वो केवल और के किचन में काम करने के लिए होती हैं, ठीक है। ये 4 चीजें पढ़ी मैंने। अब ये 4 चीजें मैंने मोहल्ले वालों की देखी। मेरी स्थिति शायद 2008 के आसपास की है, 2008 के आसपास ऐसी स्थिति मेरी बनी रही, ठीक है। 2008 के बाद जब मैं आया इस गांव से निकल के, इसको छोड़ते हुए नए शहर की ओर, नए शहर मतलब दिल्ली की ओर, तो मैंने वहां पे देखा अरे औरतें तो काम काज भी करती हैं। अब ये वो वाला काम मत लेना जो काम मैं बता रहा हूं, काम का मतलब वर्क, पढ़ाई करती हैं, है ना, जॉब करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी को डील करती हैं, बड़े बड़े संस्थान को रन करती हैं, पढ़ाती भी हैं। तो मैंने कहा भाई औरतें तो बड़ा काम करती हैं। दूसरा मैंने देखा औरतें पुरुषों के साथ में संलग्न होकर उनकी एनर्जी को बूस्टअप करती हैं,
उनको प्रमोट करती हैं, उनको आगे ले जाने का प्रयत्न करती हैं। तीसरी चीज मैंने क्या देखा कि औरतें जब पुरुष किसी विपदा में होते हैं तो उनको एक इमोशनल टचअप देती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं। चौथी चीज मैंने क्या देखा कि जब कहीं ना कहीं पुरुष परेशान होते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे औरतें अपने मेन रोल में आ जाती हैं, उनको बचाती हैं, सेव करती हैं। मेरा एटीट्यूड बदल गया। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, या तो मेरा गांव गलत है या तो ये शहर गलत है। लेकिन मैंने सोचा गांव गलत है, शहर गलत है, इसकी तार्किकता से पुष्टि तब हो पाएगी जब मुझे इस फील्ड का ज्ञान होगा, औरतों के संदर्भ में या वुमेन्स के संदर्भ में। तो मैंने औरतों को पढ़ने की कोशिश की। मैं गया आईटीओ में मेरे एक सज्जन है जानकार, तो उनका एक इंस्टीट्यूट चलता है अभ्युदय नाम से, ठीक है, एनजीओ है उनका, बहुत बड़ा एनजीओ है, दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग ऑफिस के जस्ट सामने, कर्मचारी बीमा जो निगम आप पढ़ते हैं ना उसके जस्ट सामने है, या मौलाना अबुल कलाम मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने। वहां मैं गया, वहां पे एक देवी जी थी, मैं उनसे मिला, और उन देवी जी से मिलने के बाद वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं। आज भी उनके बहुत सारे एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर में, मैं शेयर करता रहता हूं, बट मैं उनका नाम नहीं बताता हूं आप लोगों को क्योंकि वो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैं उनसे जब मिला तो उन्होंने मुझे कई किताबें दी वुमेन से रिलेटेड, जैसे नारी एक विमर्श दिया, ठीक है, स्त्री एक विमर्श नाम से भी आती है। दूसरी उन्होंने पुस्तक दी सिमोन डी बुआ की द सेकंड सेक्स, ठीक है। सेकंड सेक्स का मतलब ये मत समझना फिजिकल रिलेशन से कुछ होगा, बताऊंगा भी थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। तीसरा उन्होंने मुझे एक फेमिनिस्ट जो और उनसे भी ज्यादा प्रोमिनेंट थी, उनके घर मुझे भेजा 15 से 20 दिन के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी वुमेन से रिलेटेड बुक्स थी, ठीक है। मैंने लगभग 2 से 3 महीने केवल और केवल वुमेन को पढ़ा, और वुमेन को इतना ज्यादा पढ़ लिया कि उनकी फिजिकल प्रॉब्लम से लेके, मतलब उनके बॉडी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से लेके उनकी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम सब समझ गया। आज ऐसी स्थिति है कि वुमेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती है, किसी वुमेन को उसके चेहरे पे सिकान या उसकी कोई भी बॉडी प्रॉब्लम, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं तुरंत कि आपको इसलिए दिक्कत हो रही है, आपको ये प्रॉब्लम है, इस चीज से आपको निपटना चाहिए। साथ ही जब मैंने यहां पढ़ लिया तो मेरी धारणाएं ही बदल गई औरत को देखने का, और मेरे दिमाग और दिल से केवल 2 चीजें निकली कि यत्र नारस्ते पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, नारी तू नारायणी, 21वीं सदी नारी सदी। और सबसे बड़ी बात कि नारी को देवी के रूप में मैं मानने लगा। क्यों मानने लगा? क्योंकि मैंने जब पढ़ा कि एक नारी 9 महीने तक अपनी कोख में एक बच्चे को रखती है और फिर भी पेन नहीं करती। एक नारी जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी बॉडी की जितनी मसल्स टूटती हैं उतनी अगर आदमी की टूट जाए तो मौत भी हो जाए। एक नारी अपने जीवन काल में लगभग 15 से 45 इयर्स तक जिस पेन का हर महीने सामना करती है, उस पेन को आदमी झेल ही नहीं सकता। और उसको फिर समझाने वाले कुछ मूर्ख प्रोडक्ट्स जैसे विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी, तेजी से बात मत करना, कानाफूसी करना। वो लोग ऐसे प्रोडक्ट बना देते हैं कि महिला का दर्द दुनिया के सामने ना आए, और मर्द का दर्द अगर सामने आता तो वो मर्द नहीं। मतलब देखो कितनी दुर्भावनापूर्ण हमारे विचार हैं कि महिला का दर्द सामने ना आए, उसके लिए विस्पर नाम का प्रोडक्ट बनाया कि कानाफूसी हो, कान में बोलना, खुल के अगर आप बात करती हो, पैड खुल के मांगती हो, या आप मेडिकल स्टोर में मांगती हो तो वो आपको ढक के देगा। अबे दारू की बोतल ढक के दो, उसको तो खुले हम बेचते हो। लेकिन जब कोई एक हमारी हेल्थ से संबंधित कोई जानकारी है तो उसको काली पन्नी में दोगे, जैसे मुर्गा बेच रहे हो हमारे लिए। मतलब कितनी हीन भावना है, क्योंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। हालांकि मैं एक बात बताऊं, मैं भी ऐसे ही था जब मैं बिजनेस किया 2012-13 में, तो मेरे यहाँ भी कई सारी जो एक कंपनियां, गोदरेज की कंपनी है, हैंज की कंपनी है ना, या आपकी क्या बोलते हैं इसकी, देखिए हेड एंड शोल्डर की कंपनी का पीएनजी जैसे कंपनी है। इन कंपनियों ये जब आती थी और ये मेरे को जैसे पैम्पर्स और ये पैड्स वगैरह दुकान में देते थे तो मैं नहीं लेता था, जबकि होलसेल में हमारे यहाँ बिकता है सबसे ज्यादा, बट मैं नहीं लेता था।
और मैं नहीं लेता था। इसके पीछे भी मेरी एक यही धारणा थी, यार ये चीजें गंदी चीजें होती हैं। बट धीरे धीरे जब मैंने बुक्स पढ़ी, इन सारी चीजों को समझा, तो मेरा एटीट्यूड बदला। और उस बदलते एटीट्यूड में मैंने पॉजिटिव सोचने का प्रयत्न किया। मर्द के बारे में कहा जाता नहीं नहीं उसको दर्द ही नहीं होता, अगर वो रो दे तो वो मर्द नहीं, वो औरत है। वो अगर खेल रहा है किचन में, खाना बना रहा है, तो उसको कहा जाएगा नहीं तुम औरतों के काम कर रहे हो, पगला गए हो कि औरतों के काम है। अगर किसी मर्द ने अपनी वाइफ के अगर पैर दबा दिए तो भी एक दुर्भावनापूर्ण देखा जाता है। अगर वो उसको लेके कहीं घुमाने जा रहा है तो भी दुर्भावनापूर्ण। ये एटीट्यूड है समाज का, और इसको बदलने के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। और जब से मैंने नॉलेज सीखा तब से मैंने हर एक व्यक्ति का एटीट्यूड बदल दिया, लेकिन मैंने कुछ लोगों का नहीं बदला। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी कुछ लोगों का मत बदलना। जितनी भी चीजें आप एथिक्स में पढ़ते हो ना, इसको अपने घर पे कभी इंप्लीमेंट मत करना। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई स्टंट फिल्म में दिखाया जाता है तो कहा जाता है कि इस स्टंट को कृपया अपने घर में मत इंप्लीमेंट करें क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खतरे हो सकते हैं। तो वही एथिक्स है। यहां मैं आपको लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज सब बताऊंगा अच्छे से अच्छे ढंग से, लेकिन अपने घर में जब मैं भी जाऊंगा तो सर झुका लूंगा। अगर मैंने कह दिया ना लव मैरिज करनी है, तो समझ सकते फिर मेरे घर में भी एथिक्स की एक नई परिभाषा घड़ी जाएगी। तो इसलिए इसको अपने घर पे इंप्लीमेंट मत करना, क्योंकि आप, और मेरा यही मानना है कि घर के विचारों को आपको बदलना भी नहीं चाहिए। जैसे मेरे पिताजी हैं, ठीक है, उनके कुछ विचार हैं किसी भी चीज को लेके, सोचने के नजरियों को लेके, मैं नहीं बदलता हूं। मैं कहता हूं हाँ हाँ बहुत अच्छी बात, और इस चीज में खुश रहते हैं, उनके हमारे संबंध अच्छे रहते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा भेजते रहते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप वहां पे अपना ज्ञान लगा दोगे, नहीं मम्मी तुम पगला गई हो, तुमको क्या पता, लड़की के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, बाद में ब्रेकअप भी कर सकते हैं, बोलेंगे पागल मत बनो, चुपचाप जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो, मर्जी या तो खाना बना लेना, ना मर्जी या तो मत बनाना। तो ये चीज समझने वाली बातें हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप इंप्लीमेंट मत करना, बस अपने दिमाग में रखना और पब्लिक लाइफ में से इंप्लीमेंट करना, ठीक है। एज अ प्रशासक के रूप में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। वहां आप मत, ये मत कहना अगर पगला आ गए हो क्या कि हमने लव मैरिज नहीं की, तुम्हारा लव मैरिज क्यों करवा दे, ये मत कहना। वहां आप लव मैरिज कराएंगे, क्यों? क्योंकि लव मैरिज करना एक कानूनी अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इसलिए आप वहां पे मत करना। पांचवा जो इसकी क्वालिटी है वो क्या, कि अभिवृत्ति जो होती है, एटीट्यूड जो होता है, वो सामने वाले को मोटिवेट करता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, मैं अगर लगातार मेहनत करता हूं, तो जाने अनजाने में आप भी लगातार उतनी ही मेहनत करेंगे। जैसे कि मैंने जब लेट्स क्रैक फिल्म की क्लास कवर कराई, मैंने आपको 12 से 18 घंटे तक कवर कराई क्लासेस। आप में से हर एक बच्चे ने मेरे साथ लगकर तैयारी की और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ में आपने एग्जाम दिया। तो ये क्या था, आपको मोटिवेट करने का प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा छठी बात है जो इसकी क्वालिटी, वो ये कि हर एक एटीट्यूड का अपना एक अलग वेव्स होती है, अपनी एक वेव फॉर्म होती है, बोलने का अपना एक नजरिया होता है। जैसे अगर आप किसी, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी प्रेमिका से मिलते हैं, बशर्ते आपने उसे प्रेम किया हो, ठीक है, तो आप झुककर उससे बात करेंगे और जी लगा के और सम्मानी ढंग से बात करेंगे। लेकिन अगर उधर से किसी ने आपको प्रपोज किया है तो आप रत्ती भर उसको भाव नहीं देंगे, ठीक है। यही चीज अगर आप किसी प्रेमिका से प्रेम करते हैं और आपका विवाह किसी अरेंज मैरिज में हो गया किसी नायिका से, तो नायिका से आप लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे, लेकिन प्रेमिका से लड़ाई झगड़ा उतना नहीं करेंगे। नायिका को आप प्रेमिका की तुलना में कमतर आंकेंगे, वो भले चाहे अपनी जान न्यौछावर कर दे, आपको बेहतरीन से बेहतरीन खिलाए, आपके कपड़े धोए, आपके बच्चों को संभाले, सब कुछ करे, लेकिन आपको ये ज्यादा प्रिय लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका हर एक लेवल अलग हो जाता है। तो इसलिए इस एटीट्यूड के लेवल को सही बनाकर रखें, और जब सही बनाकर रखते हैं तो संबंध आपके अच्छे बनते हैं। जैसे छोटी सी बात मैं बताऊं, मेरे बाबूजी कहते हैं कि एक पिता और एक माता अपने 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर अपने एक माता पिता को नहीं पाल पाते। और ये रियलिटी है। आप में से जब कोई बड़ा होगा
बड़ी उम्र के होंगे, या अभी भी आप लोगों में से कुछ बच्चे अपने पापा से नाराज हो जाते होंगे, ठीक है, अपनी मम्मी से नाराज हो जाते होंगे, कुछ तो इतने भौकाली टाइप के हो जाते हैं, पिताजी से बोलते होंगे आपने दिया ही क्या है, पूरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी मेरी, नरक में तो बना दी, मम्मी तुम क्या समझती हो, तुम्हारे यहाँ जन्म लेना ही मेरे लिए बिल्कुल गंदा लगता है। ये एटीट्यूड है आज भी कुछ लोगों का। तुम आईएएस की तैयारी नहीं करने दे रहे, तुम सबसे दुनिया की दुष्ट माँ हो। अगर वो दुष्ट होती, वो बाप दुष्ट होता तो कोख में ही मार देता, ऑप्शन था उसके पास। वो दुष्ट नहीं था, वो आपसे प्रेम करता था, सॉरी आपसे प्रेम करता है, आपकी माँ आपसे प्रेम करती है, लेकिन वो आपको आपके कामों से इसलिए रोकते हैं क्योंकि एक तो उनको उतनी जानकारी नहीं होती, दूसरा इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो अपने अनुभव के दीप के माध्यम से आपको सिंचित करना चाहते हैं। उनका अनुभव समाज से बना, उन्होंने देखा कि समाज में कोई लड़की अगर घर से बाहर गई तो किसी नायक के साथ में वो संलग्न हो गई, तो उनको लगा कि कहीं उनके घर की बेटी भी ऐसा ना कर दे। उनको लगा कि अगर उनकी बेटी कल को आईएएस बन जाएगी तो वो जॉब करने लगेगी, जबकि उनके समाज में जॉब का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये रूढ़िवादिता, ये पुरातन पंथी विचार, इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको अपने आसपास के रोल मॉडल को खड़ा करना पड़ेगा। दूसरा, आपके गांव के समाज के जो प्रमुख प्रणेता हैं, जैसे आप जिस गांव में आईएएस बने उसके बाद आप अपने गांव को गोद ले लें, वहां की हर एक युवती हर एक युवक को आईएएस की तैयारी कराएं, फिर समाज बदल जाएगा, नई जनरेशन बदल जाएगी, माता पिता की सोच बदल जाएगी, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का डर खत्म हो जाएगा, और फिर हर एक लड़की रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे घर से बाहर घूम सकेगी, स्वच्छंद स्वतंत्र हो के जैसी मर्जी आएगी वैसे कपड़े पहन सकेगी, चाहे वो कपड़े मतलब एक नॉर्मल कपड़े जो होते हैं, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कपड़े उतार के फेंक के घूमे, वो तो भी फुहड़ता हो गई, ठीक है, नॉर्मल कपड़े, और लोगों की जो नजरें हैं वो वहीं पे रुक जाएंगी क्योंकि उनको पता है कि अगर नजर गड़ाएंगे तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे। तो ये तब होगा ना जब आप उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे। इसीलिए अपने एटीट्यूड वाले नकारात्मक भाव को, अपनी बोलने की शैली को थोड़ा मर्म पूर्वक समझें और उसे ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि आपके पिता हैं, वो आपकी माँ हैं, आपको जिताने के लिए वो सारी दुनिया से हारे बैठे हैं, इतना ध्यान रखना। उनके पास वो सारे ऑप्शन थे जो आज आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढते हो। वो भी चाहते तो किसी युवती के साथ संलग्न हो सकते थे, वो भी चाहती तो किसी नायक के साथ संलग्न हो सकती थी और प्रेम रूपी इस पत्र लेखन को भी क्रियान्वित कर सकती थी, लेकिन आपके पिता की खुशी के लिए, आपकी मां की खुशी के लिए उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, अपने सामाजिक संबंधों को निभाते हुए आपको एक ऐसा बनाया कि समाज में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जानती है तू जिसकी बेटी है तेरा बाप ऐसा है, तू जानती है तू जिसका बेटा है तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप नशेड़ी है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा वो ऐसा है। ऐसा नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि वो जानते हैं कि लोग उनके बेटे की पहचान या उनकी बेटी की पहचान उनसे करेंगे, उनकी परवरिश से करेंगे। आप में से किसी के माता पिता को मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे मैं आपके परिवार को जान जाता हूं, क्योंकि आपके परिवार की जो छाप है वो आपके व्यक्तित्व पे होती है, और आपके व्यक्तित्व की छाप आपके संस्कार पे होती है। जो बच्चा मेरे से अकड़ू टाइप की लैंग्वेज में बात करता है, ऑर्डर टाइप की बातचीत करता है, तो मैं समझ जाता हूं ये मूर्ख है, इसको इतनी समझ ही नहीं है कि जिस चीज की तैयारी कर रहा है उसमें झुकने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि ये एक वृक्ष है, वृक्ष में अगर फल लग जाएंगे तो उसको झुकना ही चाहिए, और अगर वृक्ष झुका नहीं, फल लगे तो टूट जाएगा। देखिएगा कुछ अकड़ू टाइप के आईएएस ऑफिसर होते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद फिर किसी ना किसी घोटाले में आ जाते हैं। इसलिए झुककर चलिए, समाज के साथ मिलकर चलिए, ठीक है। लास्ट जो क्वालिटी है 7, वो है कि एटीट्यूड पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, बशर्ते आपकी नजरें क्या कहती हैं। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां तक आपका एटीट्यूड विकसित होगा। आपने अगर 4 लोगों को देखा तो आपको लगा कि सब ऐसे ही होते हैं,
आपको कोई एक छोड़कर गया, आपको कोई एक छोड़कर गई, तो आप सोचते हैं सब ऐसे ही होते हैं। सब ऐसे नहीं होते हैं। आपने कितना देखा, कुएं के मेंढक की तरह 3 युवतियों से प्रेम किया तो 135 करोड़ युवतियों को आपने जज कर लिया। कुएं के मेंढक की तरह 3 मूर्खों को आपने प्रेम में या उन पे विश्वास किया तो आप 135 करोड़ लोगों पे विश्वास कर लिए। 3 लोग आपको धोखेबाज मिल गए तो आपने 300 लोगों को धोखेबाज समझ लिया। 3 लोग आपकी बेईमानी कर गए तो आप 300 लोगों को धोखेबाज समझ लिए। तो ऐसा मत करिए, हर एक पे विश्वास करिए और एक नई उम्मीद और एक नई उल्लास के साथ उसके साथ जुड़िए। लेकिन जब जुड़िए तो अपना सब कुछ उस पर समर्पित कर दो। मीरा की तरह बनो भाई, मीरा की तरह। द्रौपदी की लाश तब तक नहीं बचाई परमपिता परमेश्वर ने जब तक द्रौपदी ने सबका साथ नहीं छोड़ दिया, तब तक नहीं बचाई। वरना देखना, जब दुशासन उसको लेके आते हैं, उसको मतलब द्रौपदी जी को, ठीक है, द्रौपदी जी को लेके आते हैं तो उनके केस को पकड़े हुए होते हैं और केस को पकड़ते हुए भरी सभा में लाते हैं और उस भरी सभा में हस्तिनापुर नरेश, सोचना कौन कौन बैठा था, हस्तिनापुर नरेश, भीष्म पितामह जो कि तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ थे हर चीज में, उस समय के श्रेष्ठ धनुर्धारी के गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, नीतिमर्मज्ञ, सोचो 5 पांडवों जिनके मतलब पुरुषार्थ से पूरी धरती कांपती है, तीनों के तीनों लोग कांपते हैं, 100 कौरव, स्वयं में कर्ण, स्वयं में गांधार का शकुनी, सोचो इतने लोग बैठे थे वहां पे भरी सभा में। द्रौपदी सबसे मांग रही थी कि भाई मदद कर दो। क्या अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी? क्या भीम की गदा में इतनी ताकत नहीं थी? क्या भीष्म पितामह के दृढ़ संकल्प में इतनी ताकत नहीं थी? क्या विदुर की नीतियों में उतनी मर्मज्ञता नहीं थी? क्या द्रोणाचार्य में क्या गुरुत्व समाप्त हो गया था? क्या कृपाचार्य में राजकुल की मर्यादा का पतन हो गया था? या कर्ण में नैतिकता का ह्रास हो गया था? या दुर्योधन में दुष्टता का एक उत्प्रेरकता प्रदान हो चुकी थी? या दुशासन दुष्टता का प्रतीक बन गया था? तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये सब के सब अच्छे थे, लेकिन इनके दिमाग में उस समय एक भ्रम था और द्रौपदी के दिमाग में उससे भी बड़ा भ्रम था कि उनके 5 प्रेयसी, उनके 5 के 5 पति पांचाली, इसलिए उनको पांचाली बुलाते हैं, हालांकि वो पांचाल नरेश की थी इसलिए उनको पांचाल इसलिए भी बुलाते हैं, ठीक है, वो मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने मदद नहीं की क्योंकि वो जुए में हार गए थे। सोचो दुर्भाग्य देश का हमारे कि नीतिमर्मज्ञ अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, ज्ञानधारी युधिष्ठिर, वो भी तो दुष्टता किए, वो भी तो जुआ खेले, उसमें हारे, फिर उनको ज्ञान आया। अर्थात आप भी अगर अपने जीवन में कुछ गलत काम किए तो ठीक है, उसके बाद तो सीख मिली, अब तो अच्छा कर लो। लेकिन द्रौपदी की इन्होंने मदद नहीं की। भीष्म पितामह के सामने गुहार लगाती रही, लेकिन भीष्म पितामह मदद नहीं कर पाए, कृपाचार्य नहीं कर पाए, द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, हस्तिनापुर का वो दिव्यांग मानव धृतराष्ट्र वो भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो सब के सब द्रौपदी से उतना प्रेम नहीं करते थे कि अपनी मृत्यु को दांव पे लगा दें। अगर अपनी मृत्यु को दांव पे लगाने वाले प्रेमी होते तो द्रौपदी की लाज ही ऐसी ना होती। लेकिन जब द्रौपदी ने सबको बुला लिया, कोई मदद करने नहीं आया, तब परम पिता परमेश्वर को बुलाया और पूरे समर्पण के साथ बुलाया, पूरी ईमानदारी के साथ बुलाया, तब परम पिता परमेश्वर आते हैं। उसी तरीके से मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, जिंदगी के किसी भी रथ में सवार होना, किसी भी रथ में, चाहे वो आपका वैवाहिक दंपत्ति का जीवन हो या प्रेम रूपी मसाल का जीवन हो, कोई भी जीवन हो, किसी से भी जुड़ना, चाहे दोस्ती के लिए जुड़ना, चाहे प्रेम के लिए जुड़ना, चाहे पढ़ाई के लिए जुड़ना, किसी संस्थान से जुड़ना, किसी भी मानव से जुड़ना, अपने पिता अपनी मां से जुड़ना, पूरी तरह से जुड़ना, एक भी उस पे प्रश्न चिन्ह ना हो, विश्वास में कोई कमी ना हो और कभी भी उसके विश्वास को तोड़ने का प्रयत्न मत करना। क्योंकि एक बात बताएं,
आप चंद लालच में उसका विश्वास तोड़ेंगे और वो आपको कुबेर बनाना चाहता था। जैसे मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद की है, मैंने बहुत सारे लोगों की, मतलब मैंने अपने जीवन में 15 से 20 लाख रुपए सिर्फ लोगों की मदद में खर्च कर दिए। और दुर्भाग्य हमारे देश का कि जिनकी मैंने मदद की वो 70,000 कोई लेकर भाग गया, कोई 80,000 लेके भाग गया, कोई 1,50,000 लेके भाग गया। मतलब मैं इनको प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन का अधिपति बनाना चाहता था, इनको कुबेर बनाना चाहता था, लेकिन ये चंद पैसों की लालच में 1.5 लाख तक सीमित हो गए, 80,000 तक सीमित हो गए। चोर टाइप के लोग थे। मैंने इनको मालिक बना दिया था कि भाई मेरा एटीएम से जितना पैसा निकाल लो। मैंने इनको इतना बड़ा मालिक बना दिया कि फोन पे का पासवर्ड इनके पास होता था, गूगल पे का पासवर्ड इनके पास होता था, हर चीज का पैसा मेरे अकाउंट से कटता था। मैंने कभी नहीं चेक किया, कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। अब कुछ कहेंगे कि तुम महागधे इंसान थे जो इतना विश्वास कर लिए, तो सिंपल सी बात है ना, मैं गधा थोड़ा ना था। मैं अगर विश्वास न करता तो आज 560 लोगों की एकेडमी ना खड़ी कर पाता, क्योंकि मुझे आप पे भी उतना ही विश्वास है। अब आप में से कोई दूरता कर ले तो मेरा थोड़ा ना कुछ जाएगा, जाएगा तो आपका, क्योंकि आज भी एक बेईमान से बेईमान व्यक्ति को एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। पैसा कहां रखेगा? विजय माल्या को भी तो चाहिए ना, नेता को भी तो एक ईमानदार नौकर चाहिए ताकि उसका पैसा पूरा सही जगह पे रखे। तो वही चीज आप में हो कि किसी का विश्वास मत तोड़ना, किसी का दिल मत तोड़ना। जो भी है ईमानदारी से उसके साथ रहना, अपने संबंधों को निभाना, क्योंकि वो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर आपसे जुड़ता है, सब कुछ त्याग कर आपसे जुड़ता है। अगर वो चोर टाइप का इंसान है, वो आपसे स्वार्थ सिद्धि से जुड़ा है, तो उसको अभी छोड़ दो, अभी उसको अपनी लिमिट्स बता दो, अभी सब कुछ बता दो। जैसे मैं किसी से जब भी जुड़ता हूं तो मैं उसको 3 चीजें स्पष्ट कर देता हूं। पहली चीज, मैं तुमसे वैवाहिक जीवन नहीं निभा सकता। दूसरी चीज, मैं तुमसे कभी फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता। तीसरी चीज, तुम्हें कभी बड़े बड़े सपने नहीं दिखा सकता। चौथी चीज, इसके अलावा जो मांगोगी सारी चीजें पूर्ति कर दूंगा। बस अब मैं तुम्हें ड्रामा करके फंसाऊं, अरे भाई तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे साथ जिंदगी निभाएंगे, तो ये तो धूर्तता है ना। उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ ना करके हम किसके साथ करते हैं? अपने साथ, अपने ईश्वर के साथ। और फिर कहते हैं कि ईश्वर ने जो हंटर हमारे ऊपर चलाया वो गलत चलाया, माता ने जो हमारे ऊपर हंटर चलाया वो गलत चलाया। तो ऐसा मत करना। ईमानदारी से किसी के साथ अपना जीवन बिताना और ईमानदारी के साथ रहना, जिससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और अपने उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी को भी बेहतरीन करना। आसपास जहां पे भी रहना वहां पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना, निगेटिविटी में भी पॉजिटिव को खोजने का प्रयत्न करना। कुछ तो कुछ मिलेगा। आप 5 बार फेलियर हो गए, कोई बात नहीं, 6ठी बार एक बार ट्राई करो, और हो सकता है 6ठी बार जो ट्राई कर रहे होगे वो कुछ अलग ढंग से होगा, और हो सकता है इस बार आपका हो जाए। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए। इस तरीके से हमने आपको अपने पार्ट 1 में एटीट्यूड क्या होता है, उसके क्या फीचर होते हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को बता दिया। अगर मैं इस पूरी की पूरी स्टोरी को एक तरीके से समराइज कर दूं तो केवल और केवल 5 मिनट में इस स्टोरी को समराइज करने में लगेगा, और फिर इसके बाद हम इस क्लास को ब्रेक करेंगे और सेकेंड पार्ट जब हमारा आएगा तो उसमें हम फिर आपको बता देंगे कि एटीट्यूड का रिलेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्या है, जैसे वैल्यूज से क्या है, जैसे ओपिनियन से क्या है, जैसे एप्टीट्यूड से क्या है, सोसाइटी से क्या है, साथ ही व्यक्ति के आनुवंशिक जीवन से क्या है, पॉलिटिक्स से क्या है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, कैसे सीखा जाता है, कैसे प्रभावित होता है, वो सारी चीजें हम सेकेंड पार्ट में बता देंगे। वैसे बताने को तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है, बट उसको क्रम वाइज पॉइंट फॉर्म में बता दूंगा ताकि अगर क्वेश्चन आंसर लिखने को आ जाए, इंटरव्यू में बोलने को आ जाए, तो आप उन संक्षिप्त पॉइंट का उपयोग करते हुए अपना उत्तर लिख सकें। ठीक है, तो अब मैं अपनी पूरी कहानी को क्विक एंड फास्ट मोड में समराइज कर देता हूं ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एटीट्यूड वास्तव में होता क्या है।
एटीट्यूड के संदर्भ में मैंने आपको क्या बोला था कि एटीट्यूड वास्तव में किसी भी व्यक्ति का पॉजिटिव और निगेटिव नजरिया है, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी विचार, किसी भी धर्म, किसी भी संस्था, किसी भी समुदाय, किसी भी समाज, किसी भी देश को ध्यान में रखते हुए जो बनता है। जैसे चाइना को लेकर लोगों के मन में एक ही चीज ख्याल आता है कि यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, एटीट्यूड ही तो है। भले वो कितना अच्छा डाल दे, लेकिन दिमाग में एटीट्यूड बैठा दिया गया है कि उसका एटीट्यूड खराब होगा। बट अगर मेड इन जापान लिख के दे दिया जाए तो दिमाग में रहेगा भाई यार जापान की चीजें तो बड़ी अच्छी होती हैं। आपको अगर एटीट्यूड में दे दिया जाए कि साउथ कोरिया की मेड इन साउथ कोरियन है तो आप अपने आप कहेंगे बहुत अच्छी है, मेड इन यूएसए है तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। और अगर आपको दे दिया जाए मेड इन बिहार, 90% गारंटी है कि अगर कहीं पे लिखा हो मेड इन बिहार तो बिहार का इंसान भी नहीं खरीदेगा, मेड इन जापान का पेन खरीद लेगा। तब उसकी वो जो बिहारीपन का जो क्षेत्रवाद है ना यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और तब मुझे आती गुस्सा कि वैसे तो फिर गाना गाओगे कि हम बिहारी हैं, लेकिन इस जगह पे फिर जापानी बन जाओगे और फिर कहोगे हम अब तो अपने देश के हैं। ऐसा मत करना। आपका लोकल कल्चर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मोदी जी कह रहे हैं ना लोकल से वोकल, तो लोकल चीजें उठाओ अपने यहाँ की, लोकल कल्चर, लोकल प्रोडक्ट है ना, उनको उठा के अपनी कहानी गढ़ो, उनको उठा के अपनी नई इबारत लिखो, क्योंकि आप जहां से आए हो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है। तो इसलिए आप हमेशा अपने लोकल से वोकल को प्रमोट करें और अपने कल्चर्स के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, जब मैंने आपको ये चीजें पढ़ा दी थी तब मैंने आपको बताया था ABC फॉर्मूला, अर्थात जो किसी व्यक्ति का एटीट्यूड होता है वो A, B और C से मिलकर बनता है। अगर किसी व्यक्ति में C है मतलब कॉग्निटिव इफेक्ट है, अगर उसमें कॉग्निटिव के प्रति संज्ञान लेने की बात है या किसी भी घटना को देखकर उसकी जानकारी है, उसके प्रति एक विश्वास है, तो अपने आप उसके इमोशंस अच्छे हो जाते हैं और उन इमोशंस और उसकी जानकारी के आधार पे उसका बिहेवियर डिसाइड होता है। सिंपल सी बात है, अगर उसको इस्लाम की अच्छी जानकारी है तो इस्लाम के प्रति वो भावनात्मक रूप से जुड़ेगा और इस्लाम के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के प्रति उसका एक सकारात्मक भाव आएगा। तो ये एक तरीके का कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ABC के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का एटीट्यूड डिफाइन होता है। बट कई बार एटीट्यूड में ABC के एलिमेंट पूरी तरह से नहीं दिखाई पड़ते हैं, कारण कई बार व्यक्ति इस्लाम को मानता भी है, उसके प्रति अच्छी भावना भी रखता है, लेकिन कई सारे सामाजिक दबावों के कारण उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाता है, बिहेवियर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। जैसे मैं कई सारे RSS के जो संस्थान के लोग हैं इनको जानता हूं, कई सारे मुस्लिम संगठन के लोग हैं इनको जानता हूं, RSS के संगठन में कई सारे ऐसे मुस्लिम लोग भी शामिल हैं जो कि हिंदुत्व की सही परिभाषा डिफाइन करते हैं और इस्लाम की सही परिभाषा बताते हैं। इस्लाम में कई सारे ऐसे लोग हैं जो गीता और कुरान को साथ में रह के उसका समकक्ष बताते हैं और उसकी अच्छी अच्छी बातों को डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए कई बार इन प्रेशर के कारण भी कई चीजें अच्छी और बुरी बाहर नहीं आ पाती। कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं अगले पार्ट में हम देखेंगे। फिर मैंने आपको इसके संदर्भ में इसके फीचर बताए कि एटीट्यूड के फीचर क्या क्या होते हैं। इसमें मैंने बताया कि इसे सीखा जाता है, ये जन्मजात नहीं होती, अर्थात आज के पहले आपका जो एटीट्यूड था किसी भी चीज को सोचने को लेकर, मुझे ये तो नहीं पता कि इस 2 घंटे की क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, लेकिन इतना जरूर है कि एक पॉइंट ऐसा कुछ जरूर सिखाया होगा, एक बात कोई ऐसी जरूर बताई होगी जिसके कारण आज से आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। और बदल जाएगा तो यकीन माना एक आप अच्छे मानव, एक अच्छे IAS अपने आप बन जाएंगे और आपको फिर एथिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जो क्वालिटी मैंने बताई कि एटीट्यूड ABC के फॉर्मूले पे आधारित होता है। तीसरी चीज मैंने बताई कि आपके दिमाग में क्या चलता है उससे डिसाइड होता है कि आपकी सक्सेस होगी या आप फेलियर होंगे, अर्थात एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब जेफ केलर को संदर्भित करते हुए मैंने आपको बेबी मॉस्किटो की स्टोरी के माध्यम से बताया, तो वो एटीट्यूड था। साथ ही अपने घर की कहानी भी आपको बताई। चौथा पॉइंट जो मैंने बताया वो ये कि किसी को मोटिवेट करने की क्षमता होती है,
कि कोई भी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड का पर्सन है, जैसे श्री आईएएस एकेडमी कभी आपको झुकने नहीं देती है, कभी आपको निराश नहीं होने देती है, उसी तरह से श्री आईएएस एकेडमी को कभी प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन झुकने नहीं देता, निराश नहीं होने देता। उसी तरह से प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन को रन कराने वाले जो सज्जन हैं वो कभी निगेटिविटी नहीं लाते हैं। तो सबका एक पॉजिटिव है, इसलिए सब एक दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं। जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया के कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में भी घंटी बजवा के, मोमबत्ती जला के कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट किया। सोच सकते हो, जिस देश में वैक्सीन ना हो, जिस देश में इक्विपमेंट्स ना हो, उस देश के लोग मगन होकर घंटी बजा रहे हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर के आह्वान पे तीसरी दिवाली भी मना ले रहा है। सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। आप कह रहे हो तीसरी दिवाली कैसे? अरे भैया, एक दिवाली तो दिवाली वाली आती है, दूसरी दिवाली प्रभु श्री राम के संदर्भ में दीपक जला के आई थी, तीसरी दिवाली मोदी जी ने कोरोना से मनवाई थी, तो 3 दिवाली हो गई ना। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो आप लोग, ठीक है। तो 3 दिवाली मनवा दी, तो ये क्या था? उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। छठी बात मैंने बताई कि जब आप बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उस बात में प्रेम का भाव हो, उसमें दुष्टता का प्रचार ना हो कि मतलब सामने वाले को अगर आप मैसेज करो तो ना चाह के भी वो बात ही ना करे फिर आपसे, ऐसा भाव ना हो, गुस्सा वाला भाव ना हो, प्रेम का भाव हो, प्रेम हो। कहते हैं ना, प्रेम सत्य है, प्रेम अमर है, प्रेम सदा रखवाला है, प्रेम की पूजा, प्रेम की श्रद्धा, प्रेम से दिल उजियाला है। प्रेम मूर्ति बन सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाया था, घायल हंस उठा गोदी में अपना प्रेम दिखाया था। अब प्रेम वो 2.5 अक्षर प्रेम वाला नहीं है ना, उसको मतलब मुंह ऐसे दिल बनाएंगे फिर ऐसे कट्टू कर देंगे। मैं पगला गए हो क्या? मर जाएगा आदमी अगर दिल ऐसे कट्टू कर दोगे तो, लेकिन उनको करना होता है। खैर कोई बात नहीं। 7वीं चीज मैंने बताई थी कि जो हमारा एटीट्यूड होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। अब वास्तव में हम इसी एटीट्यूड के 7वें फीचर को पढ़ेंगे कि कब व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव, कब निगेटिव होता है, साथ ही एटीट्यूड का अन्य चीजों से क्या संबंध होता है। तो उम्मीद है कि आपने इस क्लास को कवर कर लिया। इसका सेकेंड और लास्ट पार्ट जो आएगा उसमें आप सारी चीजें कवर कर लेंगे, फिर हम इससे संबद्ध जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं उनको कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।